हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ एन टर्म्स के बारे में। है एक मिनट सर, ये तो आप पहले पढ़ा चुके हो, पढ़ा है क्या? हाँ पढ़ाया तो है, लेकिन इस बार अलग क्या होने वाला है? अलग ये होने वाला है कि जो हमने पिछली बार पढ़ा था सम ऑफ एन टर्म्स, वो था एपी के लिए, ये है भैया जीपी के लिए। तो जब आपका रिश्तेदार बदल गया तो उससे व्यवहार भी बदल जाएगा, अर्थात एपी में फॉर्मूला अलग था, जीपी के लिए कुछ अलग फॉर्मूला, अलग टेक्निक, अलग कॉन्सेप्ट है जिसे हमें पढ़ना जरूरी है। स्वागत है आपका माइनर ब्रेन्स पे, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेन एवर यू आर एंजॉइंग द सेशन। गुड नाइट नहीं बोलूंगा क्योंकि सो जाओगे वरना देखते देखते, है ना? तो जाग जाओ, अगर रात को भी देख रहे हो तो इवनिंग ही मान लो भैया, थोड़ा एडजस्ट कर लो। क्या कर रहे हो यार? चलो, कहाँ है अपन भैया? अपन खड़े हैं मैनेज ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारी लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट, सब कुछ हम पढ़ाते हैं। स्कूल एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सबकी तैयारी हम कराते हैं, वो भी निःशुल्क सेवा के तहत। हाँ, एक छोटी सी गुरु दक्षिणा हम मांग सकते हैं आपसे, इतना तो हमारा हक बनता है। वो गुरु दक्षिणा सिर्फ इतनी सी है भैया कि जब भी आप कोई सेशन हमारा देखें, उससे कुछ सीखें, तो कृपया उसे शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि वो भी बढ़िया से सीख सकें चीज़ों को, है कि नहीं? और देखो, जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो हम एक दूसरे को पढ़ाएंगे, समझाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, तभी तो हमारे देश का विकास हो पाएगा, नहीं तो कैसे होगा दादा? चलो आज की कहानी शुरू करते हैं अपन। कहानी कुछ ऐसी अपन को करना है, फर्स्ट एन टर्म्स के फॉर्मूले का यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन, और साथ में हम देखेंगे एक और टॉपिक जिसका नाम है सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। अब देखो, वो जीपी जो कि खत्म ही नहीं हो रही है, जिसका मतलब पेट्रोल खत्म ही नहीं हो रहा है, उसका सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकाला जाता है वो भी हम आज पढ़ेंगे। चलिए, अब यहां पे देखो क्या चीजें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। जीपी का मूल सिद्धांत, जो पहली टर्म है उसे ए कहेंगे और कॉमन रेशियो को हम आर के नाम से जानते हैं। और ये हमें क्यों पता होना चाहिए, या ये हमें क्यों रिवाइज करवाया जा रहा है? ताकि जब हम कोई भी क्वेश्चन, कोई भी फॉर्मूला एक्सप्लोर करें तो हम फिर कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, तो ये हो गया ए, ये हो गया अपना आर। इफ Sn डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, जैसे Sn का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो आप Sn में क्या करेंगे? देखो, Sn होता है सम करना। सम करना मतलब टर्म्स को ऐड करते जाना। तो यहां देखो ने लिख के बताया कि Sn इज इक्वल्स टू ए प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन टिल ए आर की पावर n-1, यानी लास्ट टर्म तक। ठीक है, ये क्या है हमारी? ये हमारी लास्ट टर्म है जीपी की। चलिए, सबको आपको ऐड करना है, इसी को हम कहते हैं सम करना, राइट? अब इन्होंने क्या किया है, हमें फॉर्मूला बताने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट सिखाया, जिसको आप नहीं भी करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। यहां देखो, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देख लो, इन्होंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को आर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आपको मिल गया आर इंटू एस एन। यहां पे भी हर एक टर्म आर से मल्टीप्लाई हो गई। तो आपका जो अब नया जो जीपी बन रहा है, या जो इसमें परिवर्तन आया, वो ये आया कि यहां देखो पावर थी n-1, थोड़ी सी वियर्ड लगती थी, वो चेंज हो गई पावर n तक, क्योंकि आपने सब में आर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, क्योंकि मुझे Sn निकालना है, तो मैंने इन दोनों को जब माइनस किया तो मेरे पास कुल मिला के ऐसा कुछ गणित बन रहा है कि माइनस करने पे सब कुछ कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल हो गया? तो यहां देखो, ये ए आर इससे माइनस, ये वाली टर्म इससे माइनस, ऐसी अगली टर्म इसकी अगली टर्म से कटती गई, क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए थी चीजें भैया, सम निकालना है, लेकिन इतनी सारी टर्म्स होंगी तो कैसे करेंगे? इसलिए हमने दबाव कम करने के लिए उनको माइनस किया, जिससे हमें मिला कि Sn माइनस आर Sn इज a माइनस ए आर एन। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के जो आपको याद होना चाहिए वो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इधर, दैट इज Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। आपका जो ये पूरा सेशन है आज का, या इसके बाद का जो सेशन है, जो कि एक्सरसाइज 6.5 पे फोकस करेगा, वो पूरा इस फॉर्मूले के आसपास रोटेट करता है। दैट इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर है ये फंडा? जी सर, ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो यहां लिखा है। क्या इसे याद करने की या इसे रटने की जरूरत है? जी नहीं, आप इसे बिना रटे भी आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी रिटन एज, बहुत जगह पे ये फॉर्मूला
क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि r की पावर n को हम माइनस साइन के साथ क्यों डिनोट करें, तो हम क्या करते हैं, बहुत लोग इसको ऐसे भी यूज करते हैं कि Sn इक्वल्स टू a इंटू r पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन. Is this clear? Note that if r is equal to 1, this formula can't be used. In that case, तो अगर ये यूनिक केस बता रहे हैं जो कि बहुत कम लगता है पर कभी भी आ सकता है कि मान लो अगर r की वैल्यू 1 आ रही है तो होगा क्या, देखो आप खुद इमेजिन करो, r की वैल्यू 1 आ रही है मतलब इसकी जगह पे आ जाएगा 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो यहां पे आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा डिनोमिनेटर में 0 के साथ, जो कि पॉसिबल ही नहीं है. तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप Sn को कुछ इस प्रकार निकालोगे कि अगर r की वैल्यू 1 है तो आपकी जीपी कुछ ऐसी ही दिखेगी, मतलब बेसिकली एक ही टर्म बार बार रिपीट हो रही है तो n इंटू ए कर दोगे. ये बहुत सिंपल फंडा है. ये अगर आया तो एक ही नंबर में आएगा एमसीक्यू में, अन्यथा नहीं आएगा. वो भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आएगा, या कह सकते हैं ना जो मिस अंडरस्टैंडिंग या मिस कॉन्सेप्शन डेवलप हो जाता है विद्यार्थियों में, उसके केस में आएगा. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये जो है ना, जैसे मैंने लिख दिया 2 2 2 2 एंड सो ऑन, ये जीपी है कि एपी है, पहले ये बताओ सर. इसको अगर मैं कॉन्सेप्चुअली देखूं तो ये एपी भी है और ये जीपी भी है, ठीक है. तो होगा क्या यहां पे, अगर आप इसको एपी मान के सॉल्व करेंगे तब भी आप एसएन निकाल सकते हैं, अगर आप इसको जीपी मान के सॉल्व करेंगे तब भी आप इसका एसएन निकाल सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है. एसएन जब आप इसका निकालेंगे, और क्योंकि इसका आर की वैल्यू 1 है, तो अगर आप इसको जीपी मान रहे हैं और आर की वैल्यू 1 मान रहे हैं, उस केस में इन जनाब का एसएन हो जाएगा जितनी बार ये 2 आ रहा है, यानी 2 इंटू नंबर ऑफ टाइम्स इट इज गेटिंग रिपीटेड. ओके, अगर आप इसको एपी मान के चलते हैं उस केस में क्या होगा भैया, उस केस में सर ये होगा कि डी की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है. और जब डी की वैल्यू हो जाएगी 0 तब भी हम एसएन निकाल सकते हैं, और उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उस केस में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एसएन इक्वल टू n/2 इंटू 2, है ना, 2 इंटू 2, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी. अब d 0 है तो n-1 इंटू 0 तो 0 हो गया, तो केवल इतना ही बचा. तो ये भी अगर आप सॉल्व करोगे तो Sn आया 2n. तो ईदर वे हमारा आंसर सेम ही आ रहा है, पर कॉन्सेप्चुअली कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए टीचर इस वाले सीक्वेंस को जीपी मानकर आपसे Sn पूछेंगे तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे. व्हेनेवर r इज इक्वल टू 1 इन अ जीपी, हम Sn निकालने के लिए डायरेक्ट n इंटू ए कर देंगे, यानी जितनी बार वो नंबर रिपीट हो रहा है. क्योंकि अगर जीपी में r की वैल्यू 1 हो जाएगी तो जो आपकी जीपी बनेगी उसमें सेम ही नंबर बार बार रिपीट होगा, ठीक है. चलिए अब यहां देखिए हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा रिमार्क्स हैं जो कि हमें काफी हेल्प कर सकते हैं. चलिए, जो कि हमारे कई बार एमसीक्यूज में या किसी 1 या 2 नंबर के सवाल में आ जाता है, और हम अगर कंफ्यूज हो जाएंगे तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा. अब ये कह रहे हैं, देखो यदि ऐसा होता है कि आपके r की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, ठीक है, लेकिन सर इन्होंने r के आजू बाजू में वो डंडी क्यों बनाई है, मतलब उसको क्यों ऐसे प्रोटेक्ट करके रखा है. देखो ये जो साइन है ना, ये जो 2 डंडियां हैं, इन्हें हम गणित की भाषा में क्या कहते हैं, इन्हें हम गणित की भाषा में कहते हैं मॉड, ठीक है. इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि r की कोई भी वैल्यू आ जाए, अगर मैंने ये 2 डंडी लगा दी, अगर मैंने मॉड लगा दिया, तो मेरा जो आंसर आएगा ना फाइनल, वो जो r की वैल्यू आएगी उसको मैं हमेशा पॉजिटिव लूंगा, ठीक है. मान लो अगर r की वैल्यू मेरी ओरिजिनली आ रही है -2, अगर मैंने उसको मॉड्यूलस में डाल दिया तो मेरा r फिर बन जाएगा +2, ठीक है. ये क्लियर है. तो इनका कहना है कि अगर आपके r की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, हमने इक्वल टू 1 देख लिया, अब लेस देन 1 आ रही है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे. ऐसा क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा. देखो क्योंकि अगर वो लेस देन 1 है तो यहां माइनस करने पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ऊपर भी सॉल्व करने पे प्रोबेबली कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जिससे आप आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक है. तो बेसिकली एक ही फॉर्मूला के 3 वर्जन, एक जब उसकी वैल्यू 1 से कम हो, ये जब उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो, और ये वाला जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो, ठीक है. सर क्या मुझे तीनों फॉर्मूला याद करने की जरूरत है? टू बी ऑनेस्ट ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए. बहुत लोग जीवन भर एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं,
भले ही वैल्यू अलग अलग हो, क्योंकि फॉर्मूला इज सेल्फ एडजस्टिंग, वो कहीं ना कहीं आपको वो आंसर प्रोवाइड करा ही देता है। ठीक है, इफ एल इज द लास्ट टर्म, अगर मान लो आपको लास्ट टर्म दी गई है किसी जीपी की, ठीक है, तब अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं, तब आप सम ऑफ एन टर्म्स निकालना चाह रहे हैं, जैसा कि हमने देखा है एपी में भी कि सम ऑफ एन टर्म्स के दो फॉर्मूला होते हैं, एक जिसमें आपको कॉमन डिफरेंस और ए यूज करना होता है, दूसरा इस टाइप का जिसमें आपको लास्ट टर्म दी होती है। तो इनका भी यही कहना है कि अगर लास्ट टर्म दी है तो उसका यूज आप कर सकते हैं। उस केस में आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा एस एन इक्वल टू एल आर, यानी लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो माइनस ए अपॉन कॉमन रेशियो माइनस 1। अगर लास्ट टर्म आपको दी है तो, नहीं दी है तो कोई बात नहीं, पर अगर दी है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके अपना आंसर बता सकते हैं। इससे क्या होगा, दो फायदे, पहला समय बचेगा, ठीक है, दूसरा कैलकुलेशन में भी इजी हो जाएगा, कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। और ये कब कब लगता है, जब आर की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी। आर के वैल्यू 1 के बराबर हो गई तो सीधा सीधा फॉर्मूला दिया हुआ है भैया कि एस एन इक्वल्स टू एन ए। चलिए स्क्रीन की यहां बढ़िया से सफाई हो जाती है, अपन ने आपको दोनों रिमार्क समझा दिए, इनको कुछ ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के अब तक मैंने जितना आपको ज्ञान दिया वहां से आपको दो ही चीजें याद रखनी, मेनली तीन चीजें। पॉइंट नंबर 1 कि अगर मुझे एस एन निकालना है किसी जीपी का तो मेरा फॉर्मूला होगा ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, अगर आर की वैल्यू है 1 तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा एन ए, एप्लीकेबल ओनली व्हेन आर इज इक्वल टू 1। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अगर मुझे लास्ट टर्म पता है तो भी मैं जीपी का सम ऑफ एन टर्म्स निकाल सकता हूं। उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा एल यानी लास्ट टर्म इंटू आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। सर लेकिन यहां जो ये वाला ज्ञान दिया है आर की वैल्यू लेस देन 1 हो तो ये यूज करना। देखो मेरे भैया, अगर आप ये वाला फॉर्मूला नहीं भी यूज करोगे, इस फॉर्मूला में ऐसी क्वालिटी है कि वो r इक्वल टू लेस देन 1 वाला पूरा फंडा एडजस्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ठीक है, ये आपको कोशिश करनी है, याद रख सको तो बेहतर है, न याद रख सको तो बेसिक मूल सिद्धांत रखो, और इतना इंटेलिजेंस आपके पास है कि आप इस तरीके की किसी सिचुएशन को आसानी से डील कर लोगे। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर, क्योंकि ये जो फॉर्मूला ये बहुत ही स्पेसिफिक केस में लगता है ना। जैसे यहां पे देखो लिखा है एंड इफ आर इज ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू -1 या फिर मोर देन 1 तो फॉर्मूला ये हो जाता है। तो इंसान कितना कितना क्या क्या याद रखेगा भैया, दिमाग की कैपेसिटी तो लिमिटेड ही है ना। तो क्या करेंगे, एक आध दो फॉर्मूला याद रख लो, बाकी छोड़ दो भगवान भरोसे कि भैया कुछ फंसेंगे कहीं तो कुछ और नया सीखेंगे। और ऐसा है भैया, देखो मेरा तो एक ही चीज मानना है कि इंटेलिजेंस जो है वो तो प्रैक्टिस कर करके ही आती है। ठीक है, तो आप जब तक आड़े तिरछे क्वेश्चंस में उलझोगे नहीं तब तक सुलझ नहीं पाओगे जीवन में। अब यहां देखो क्या बोल रहा है, यदि आर की वैल्यू लेस देन 1 है न्यूमेरिकली, ठीक है, और आर की वैल्यू क्या बोल रहा है -1 या +1 के बीच में है, then Rn goes to decreasing numerically as n increases and ultimately n is tending towards 0, Rn is tending towards 0। अभी आपको समझा रहा है कि अपन कह क्या रहे थे, जो पिछला वाला था ना कि वो फॉर्मूला क्यों यूज किया था, वो इसीलिए किया था क्योंकि देखो वो कह रहा है कि यदि r की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है, ठीक है, तो आप उसकी जितनी पावर लेते जाओगे वो उतना डिक्रीज होते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपका r है 0.5, 0.5 की पावर 1 बताना कितना होगा, सर ये तो होगा 0.5, वेरी गुड। 0.5 की पावर 2 बताना कितना होगा, सर 0.5 की पावर 2 अगर मैं करूंगा तो बेसिकली वो हो गया 25 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25, और डेसिमल के पहले तो 0.25, दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये वाला। तो आप यहां पे मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट समझिए कि भैया पावर कम है लेकिन वैल्यू ज्यादा आई, यहां पावर ज्यादा है लेकिन वैल्यू कम हो गई। वही वो कहना चाह रहे हैं कि जब भी r की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है तो जितनी ज्यादा आप पावर करते जाएंगे वैल्यू उतनी छोटी होती जाती है। इसीलिए जब हम वो फॉर्मूला यूज करते हैं ना तो हम 1 - Rn क्यों करने लग जाते हैं, क्योंकि भैया हमारा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। पर अगर आप इतना फंडा ना भी समझ पाए तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे कि देखो बेसिकली होगा क्या, ऊपर भी अगर नेगेटिव आएगा तो नीचे भी नेगेटिव आएगा, वो दोनों एक दूसरे का ख्याल रख लेंगे। इज दिस क्लियर? और यहीं से मुझे
इनफाइनाइट जीपी का कॉन्सेप्ट भी होता है, जिसमें हमें एक अलग फॉर्मूला मिलता है कि यदि आपकी कोई इनफाइनाइट जीपी है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो एसएन हो जाता है a अपॉन 1 माइनस आर। इज दिस क्लियर? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इनका कहना है कि ये जो 1 माइनस आर पावर एन है, इसमें अगर आप स्पेसिफिकली आर पावर एन को पिक करेंगे तो जैसे जैसे उसकी आप पावर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, वो न्यूमेरिकली डिक्रीज होते जाएगा, जिसकी वजह से ये आर पावर एन जो है दिस इज ऑलवेज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, मतलब वो जीरो की तरफ जाते जा रहा है, छोटी से छोटी वैल्यू लेते जा रहा है। और 1 में से आप जितनी छोटी वैल्यू माइनस करेंगे आंसर 1 के उतना करीब आएगा, और जो मामला ऊपर होगा वही मामला लगभग नीचे होगा। तो इसीलिए उसको आप क्या ही लिखोगे, बेसिकली वो 1 के पास ही जा रहा है या फिर 1 के आसपास ही रह रहा है, तो उसको फिर 1 ही मान के सॉल्व कर लो। तो इस ऊपर वाली वैल्यू को उन्होंने बोला कि भैया इसको 1 मान के सॉल्व कर लो मेरे लाल, तो कुल मिला के a इंटू 1 हो जाएगा और नीचे 1 माइनस आर लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहानी का यहाँ पे सार क्या है? कहानी का सार यहाँ पे ये है कि अगर कोई इनफाइनाइट जीपी होगी तो उस केस में आपका सम हो जाता है एस एन इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। इज दिस क्लियर? जी सर कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हेंस द सम ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ जीपी विथ द फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन रेशियो r वेयर r इज क्या, मॉड ऑफ r इज लेस देन 1, तो उस केस में सम क्या हो जाता है, a अपॉन 1 माइनस आर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, कि r की वैल्यू क्या हो जाएगी। सम इज यूजुअली डिनोटेड बाय s और s इंफिनिटी, क्योंकि आपकी इनफाइनाइट जीपी है, ठीक है। कॉमन रेशियो r, जिसकी वैल्यू स्पेसिफिक क्या रखी कि वो 1 से कम होनी चाहिए, ठीक है, और आपका फर्स्ट टर्म हो जाता है a। चलिए ये बेसिक फंडे आपको याद रखने हैं। आई नो आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि सर कुछ समझ में आया, मतलब कुछ दिमाग में गया लेकिन मजा नहीं आया। वो इसीलिए क्योंकि मैथमेटिक्स में जब आपको मजा करना होता है, जब आपको एंजॉय करना होता है, तो वहां आपको जरूरत पड़ती है सवालों की, क्योंकि क्वेश्चंस आपको चैलेंज करते हैं कि ठीक है आपने पढ़ तो लिया, क्योंकि समझ गए अपन, लेकिन जब तक इस समझी हुई नॉलेज को अप्लाई नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पे अपन शुरू कर रहे हैं ज्यादा समय वेस्ट किए बिना सवालों का सिलसिला, ताकि जितने ज्यादा अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, ठीक है ना। चलिए पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 1 माइनस 2 प्लस 4 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 4 अप टू 8 टर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बताएंगे कि क्या क्या हमें गिवन है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हेयर a कितना है, a है अपना 1, ठीक है। r पता लगाओ, तो आई थिंक सर r होगा माइनस 1 बाय 2, वेरी सिंपल है ना। 1 इंटू माइनस 1 बाय 2 इज माइनस 1 बाय 2, माइनस 1 बाय 2 में अगेन माइनस 1 बाय 2 करेंगे तो 1 बाय 4 हो जाएगा, 1 बाय 4 में माइनस 1 बाय 2 करेंगे तो 1 बाय 8 हो जाएगा, है ना, माइनस के साथ, बिल्कुल ठीक है सर। अब ये कह रहे हैं n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 8। चलिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है, तो हम लिखेंगे यहां पे यूजिंग Sn इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला सर, a इंटू ब्रैकेट के अंदर r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट क्योंकि मुझे यहां पे r की वैल्यू माइनस 1 बाय 2 मिल रही है विच इज लेस देन 1, तो मैं यहां पे प्रोबेबली क्या ट्राई करूंगा कि मैं दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करूं, ठीक है। तो मैं आपके समक्ष यहां पे लिख रहा हूं कि ये हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। ब्रैकेट में आप लिख दो, यहां पे आप लिख सकते हो कि क्योंकि r की वैल्यू है सिंस r इज लेस देन 1, सिंस r इज लेस देन 1, ठीक है, वी गेट। अब हमने ये भी बता दिया हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं और क्या मिलेगा हमें। तो हमें क्या निकालना है, हमें सम ऑफ 8 टर्म्स निकालना है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे S8 इज इक्वल टू a की जगह हमने लिख दिया 1, इधर आया 1 माइनस कितना सर, r की पावर है माइनस 1 बाय 2, तो माइनस 1 बाय 2 की पावर 8, ठीक है, होल डिवाइड बाय कितना है 1 माइनस, यहाँ पे r की वैल्यू में माइनस 1 बाय 2।
ये माइनस फॉर्मूला का है और ये माइनस 1/2 के साथ वाला माइनस आर की वैल्यू क्या है। कृपया दोनों को मिक्स ना करें, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ठीक है। चलिए ऊपर तो 1 मल्टीप्लाई करना है, कुछ खास होगा नहीं, उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब 1 माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू में सॉल्व कर रहा हूं, माइनस 1/2 की पावर 8। किसी भी नेगेटिव नंबर की जब आप इवन पावर करेंगे, ठीक है, तो वो कर देगा माइनस साइन को डाइजेस्ट। जैसे आप करोगे -2 का स्क्वायर 4, माइनस साइन डाइजेस्ट हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया सर। तो इवन पावर के केस में क्या होता है, पावर में नेगेटिव साइन जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो जो -1/2 का माइनस है वो पावर 8 डाइजेस्ट कर लेगी। 1 की पावर 8 इज 1, 2 की पावर 8 अगर आपको याद नहीं है तो मतलब बुरी बात है, याद अगर होगी तो अच्छा रहेगा। तो 1 माइनस बेसिकली ये हो जाएगा 256, ठीक है, होल डिवाइड बाय, नीचे अगर आप करोगे तो हो जाएगा 1 + 1/2। इतना क्लियर है? जी सर। तो 2 की पावर 8 इज 256, करेक्ट? हाँ जी सर। आप चाहिए तो एक बार चेक कर सकते हैं 2 की पावर 8, अगर आपको याद नहीं है तो मेरा निवेदन है कृपया जीपी पढ़ते पढ़ते एटलीस्ट 2 की पावर 10 तक और 3 की पावर 10 तक तो याद कर ही लो। 3 की पावर 10 भी नहीं तो मतलब 5-6 तो याद कर ही लो, काम आएगा आपको जीवन में, समय आपका बचेगा। चलिए अब इनका एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे। तो 256 माइनस 1/256 पहला सवाल है, इसलिए इतने डिटेल में कर रहा हूं, वरना अगले तो अपन थोड़ा तेज चलेंगे, है ना। नीचे हो जाएगा 2 + 1/2, ठीक है। इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा सर, ऊपर मिलेगा 255/256 फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय अनदर फ्रैक्शन विच इज 3/2। फ्रैक्शन से फ्रैक्शन का डिवीजन हम बचपन से करते आए हैं, कुछ नया नहीं है, बस लिख के आपको सॉल्व करना है। तो 255/256 वुड बी मल्टीप्लाइड विथ नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, दैट इज 2 गोज अप 3 गोज डाउन, राइट। चलिए, इज दिस क्लियर? हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। तो 255 इंटू 2 कर दो, तो सर 255 मतलब ये हो जाएगा 510। एक बार करके देखो, 5 2 10, 0 या 1 ऊपर, 5 2 10, 1 11, 1 ऊपर, 2 2 4 1 5। जी हाँ बिल्कुल। तो आपका आंसर आना चाहिए 510 डिवाइड बाय व्हाट इज 256 इंटू 6 सर, इंटू 3, सॉरी सर, 6 तिया 18, 8 यहाँ 1 ऊपर, 15 और 1 16, ठीक है। तो 15 और 1 16 हमने यहाँ पे लिखा 6, 1 कैरी, 3 2 6 1 7, तो हमारे हिसाब से आएगा 768। एक बार आप भी कर लो, 6 3 18, 8 यहाँ 1 ऊपर, 5 3 15, 1 16, 1 ऊपर, 3 2 6 1 7, तो 510 डिवाइड बाय 768 रफली 0.8 के आसपास आएगा, पर आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है? ये पहला क्वेश्चन हो गया आसानी से। कौन सा फॉर्मूला यूज किया, क्यों किया, मैंने सब बता दिया, ठीक है। चलो स्क्रीन क्लियर। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे एग्जांपल समाप्त कर लिया। एग्जांपल 2 देखो, फिर से हमें सम ऑफ द सीरीज निकालना है, तो वही जो हम अब तक करते आए थे उसी को करेंगे, बस यहाँ कुछ अच्छे से कलर्स चूज करने जो हमारे काम आएंगे। चलिए तो भैया सवाल की कहानी को पहले सुलझाते, अपन देखते हैं क्या लिखा है। आपको सम ऑफ द सीरीज दिया है, ठीक है। तो हेयर मतलब यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, पहली टर्म कितनी है 2/9, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, कोई मुझे बताएगा सर? आर हो जाएगा अगर हम ऐसे निकालेंगे तो 1/3/2/9, दैट इज सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 9/2। सर एग्जाम में ऐसे करना है क्या? देश स्वतंत्र है, आप अपने हिसाब से चूज कीजिएगा, आपको क्या लगता है, ठीक है। जैसे अभी तो मैं क्योंकि आपको सिखा रहा हूं तो मैं हो सकता है यहाँ पे इतना ऐसे कर रहा हूं, पर अगर मैं एग्जाम में होऊंगा तो शायद ये मल्टीप्लीकेशन तो नहीं दिखाऊंगा, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज एज अ स्टूडेंट मेरे को अपने टीचर के सामने कॉन्फिडेंट इमेज फेंकनी ना कि मैडम सर मतलब सब आता है अपन को, अच्छे बच्चे अपन मतलब एकदम टैलेंटेड, ठीक है। तो अपन को क्या है, देखो एक होता है ना कि यार भले ही डर लग रहा हो या भले ही आपको कॉन्फिडेंस ना हो, पर सामने वाले को दिखाना नहीं है, सामने वाले के सामने एकदम ऐसे तन के रहना है कि हाँ भैया हमसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो कोई है ही नहीं। तो रफ वर्क में कर लो, साइड में कर लो, पर लेकिन आंसर फाइनल लिख दो कितना 3/2, यही लिखा था ना अपन ने। जी सर भैया 2 से 2 कैंसिल हुआ, हाँ जी, और ये 3 और 9 कैंसिल 1/3, ठीक है। आर की वैल्यू आ गई और आपको लास्ट टर्म दी है ए एन दिया है, आपको कितना ए एन दिया है 81/32। चलिए लास्ट टर्म दिया है आपको जिसको लोग एल भी बोलते हैं, तो आप एल भी लिख सकते हैं। अब अगर आपको याद हो आपके पास
SN सम ऑफ n टर्म्स निकालने का एक फॉर्मूला लास्ट टर्म की सहायता से भी होता है, और उसमें बेनिफिट पता है क्या होता है, उसमें n निकालने की जरूरत नहीं है। खैर यहाँ पे हमारे पास n अवेलेबल भी नहीं है, तो जितने रिसोर्स हैं उतने में ही बेहतर करने के लिए हम क्या करेंगे, उतने में ही बेहतर करने के लिए हम यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें कि हमारा क्या हो जाता है सर, जिसमें कि हमारा n का उपयोग किए बिना भी सम निकल जाता है। चलिए थोड़ी सी अपन ने अच्छे से लिखने के लिए सफाई कर दी। अब देखो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हम कहेंगे यहाँ पे यूजिंग SN इक्वल टू LR माइनस A अपॉन R माइनस 1, यही था फॉर्मूला। याद है आपको, अच्छे से नहीं याद है थोड़ा सा पीछे ले चलो, कोई दिक्कत नहीं भैया, अपनी ही स्क्रीन है, अपना ही सब कंटेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो हमने लिखा है SN इक्वल टू LR माइनस A अपॉन R माइनस 1 व्हेन R इज नॉट इक्वल टू 1। क्या हमारा R 1 के बराबर है? नहीं सर, हमारा R तो 3/2 है, 1 से ज्यादा है बल्कि। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम अपना आंसर बताएंगे। तो वी गेट, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ऐसा है, मान लो आपके घर में कोई बिल्ली या कोई भी ऐसे आवारा पशु आ जाए, ठीक है, मान लो कभी फॉक्स आ जाए या कुछ आ जाए। आपके घर में 50 चीजें होंगी, आपके घर में एक चाकू भी होगा, डंडा भी होगा, आपके घर में हो सकता है बंदूक भी होगी, ठीक है। तो क्या आप हर एक चीज उस प्राणी पे चलाएंगे? नहीं भैया। अगर हो सकता है कोई छोटा पिल्ला आ गया हो या फिर छोटा कोई पेट आ गया हो, किसी का छोटा सा बच्चा आ गया हो, तो उसको आप प्यार से सहला के कहीं छोड़ के आएंगे, है ना। कोई बड़ा आ जाए, कोई बड़ा जानवर आ जाए जो कि खूंखार है या फिर आपको हानि पहुंचा सकता है, तो शायद आप डंडा लेके जाएंगे, ठीक है। अगर वो मान लो वो है कार्निवोरस नहीं है तो, है ना। और अगर कार्निवोरस है, खूंखार है, बड़ा है, मान लो कभी तेंदुआ आ गया, कुछ आ गया, कभी आप किसी उसमें गए, क्या कहते हैं उसको अपन, फार्म हाउस में, वहां पे आ गए, तो क्या हवा में बंदूक चलाओगे? तो वैसे ही यहाँ पे होता है, हथियार बहुत सारे हैं पर कब कौन सा चलाना है ये एक दिमागदार व्यक्ति की निशानी होती है, ठीक है। तो चलिए यहां पे हमें SN निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। मुझे n नहीं पता है तब भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ सम निकालने को बोला है, ठीक है। L की जगह पे लिखा मैंने 81/32, बिल्कुल सर। R की जगह लिखा मैंने 3/2, क्योंकि वही मेरा R था। माइनस A की जगह लिखा मैंने यहाँ पे 2/9 एंड होल डिवाइड बाय क्या है, 3/2 माइनस 1। अब बस आपको कैलकुलेशंस करनी और आपका आंसर आ जाएगा। 3 1 जा 3, 8 या 24। तो ऊपर न्यूमरेटर में मेरे पास आया 243 डिवाइड बाय 32 इंटू 2 इज 64 माइनस 2/9। तो देखो यहाँ पे जीपी वाले क्वेश्चंस में पता है एक चीज क्या हो जाती है बहुत ज्यादा, वो हो जाता है कैलकुलेशन वाला एस्पेक्ट जो है ना आपका, वो थोड़ा बढ़ जाता है। और ये हो जाएगा 3 माइनस 2/2, इतना ही होगा जी सर। चलिए अब आप क्या करेंगे सर, 64 और 9 का एलसीएम, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग कॉमन, तो दोनों को आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो आप करेंगे एक तरफ 243 इंटू 9, मतलब कितना हो जाएगा सर, 9 या 27, 7 यहाँ 2 ऊपर, ठीक है, 9 से 27, 7 यहाँ 2 ऊपर, 9 चौके 36 और 2 38, 8 यहाँ 3 ऊपर, ठीक है। फिर 9 2 जा 18, 18 प्लस 3 हो जाएगा 21, तो ये हो गया 2187। कितना हो गया, ये हो गया 2187। यहां पे हो जाएगा माइनस 64 इंटू 2 इज 128 होल डिवाइड बाय 64 इंटू 9 करो, तो 64 इंटू 9 को मैं फिलहाल लिख दे रहा हूं क्योंकि ये लास्ट वाला कैलकुलेशन तो है नहीं, अभी तो और भी करना है। 3 माइनस 2 इज 1/2, ठीक है, 3 माइनस 2 इज 1 और नीचे डिवाइड बाय 2। चलिए बस 2 मिनट में अपना आंसर आ ही रहा है भैया, तो 2 मिनट हम लगाएंगे और अपना आंसर निकालेंगे फटाफट। अब माइनस कर लो पहले, 2187 माइनस 128, 17 में से 8 गया तो 9 बचेगा, ठीक है, मैंने लिखा मैंने 9। फिर सर 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, सर वो तो 8 है मेरे भाई, एक कैरी भी तो किया होगा आपने। हाँ जी सर, 59, फिर 21 माइनस 1 इज 20, तो 2059 होल डिवाइड बाय, अब यहां देखो 64 इंटू 9 में अब भी नहीं कर रहा हूं, हाँ नीचे वाले फ्रैक्शन को मैंने डील करवाया, तो नीचे वाला फ्रैक्शन जब डिवीजन में आ जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। एडवांटेज ये हुआ मल्टीप्लाई ना करने का कि 2 से 64 कैंसिल, 32 आ गया, ठीक है। अब मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तो ऊपर है 2059 और अपना नीचे कितना बच रहा है, नीचे बच रहा है सर 32 इंटू 9 कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो 9 2 जा 18, 1 कैरी, ठीक है, 9 3 जा 27, 28, 288। क्या इनको डिवाइड करना है,
देश स्वतंत्र है, आपकी मर्जी है, करना चाहो तो कर सकते हो, वरना इतना छोड़ोगे तो भी कोई टीचर ज्यादा नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि टीचर को भी पता है इतना निकालने में भी बहुत मेहनत लगी होगी विद्यार्थी की। चलिए हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 हमसे बोल रहा है कि अगर आपके पास ये सीक्वेंस है तो बताइए कितनी टर्म्स को अगर अपन जोड़ेंगे तो अपना सम आ जाएगा इसके आसपास। चलिए तो पहले तो हम भैया सवाल की दी गई जानकारी को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सबसे पहले कि हेयर आपके पास कौन आया, आपके पास भैया a की वैल्यू आएगी 3, राइट, हाँ जी सर। आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी, आप डिवाइड करोगे तो 1/2, देखो 3 इंटू 1/2 इज 3/2, 3/2 इंटू 1/2 इज 3/4, ठीक है, यही पैटर्न चलेगा। आपको SN दिया है इन्होंने, कितना SN दिया है इन्होंने भैया 3069 डिवाइड बाय 512, इसको इसी पैटर्न में चलाओ, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपको क्या पता है सर, इतना ही पता है, निकालना क्या है आपको वो भी लिख दो, तो आपको n ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहां पे आप क्या लिख दोगे, एक चीज यहां पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि हेयर, अगर आपको ये वर्ड दोबारा नहीं लिखना है क्योंकि एक बार पहले लिख चुके हो, तो सिर्फ इतना लिख दो ब्रैकेट में यहां पे स्पेसिफाई करने के लिए कि r इज लेस देन 1। और ये हमें कहां एडवांटेज करेगा, ये हमें एडवांटेज करेगा तब जब हम फॉर्मूला लिखेंगे। अब हम यहां पे करेंगे यूजिंग SN इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर पावर n। और ये फॉर्मूला हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे r की वैल्यू 1 से कम है, ये हमने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है। वी गेट, क्या प्राप्त होगा हमें यहां पे, चलिए तो SN की जगह पता है यहां पे सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे भैया n हमें पता करना है तो हमने लिख दिया SN, ठीक है। a हमें पता है 3 तो वो हमने मेंशन कर दिया, SN की वैल्यू मुझे पता थी तो लगे हाथ रिप्लेस कर ही देता हूं, तो वह है 3069 डिवाइड बाय 512 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर n। अब मुझे नहीं पता ये कितना होगा, ठीक है, ये मुझे इतना पता है कि भैया देखो जो हमारा r है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, है ना, तो पावर जो भी आएगी वो तो अपन डील कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट को दोबारा इरेज करके अच्छे से लिख लेते हैं। तो 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस r की जगह पे लिखा मैंने 1/2 की पावर n। अब इसको मैं ऐसे क्यों स्पेसिफाई कर रहा हूं, या इतना ध्यान क्यों दे रहा हूं, इतने ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि बहुत बार हम जल्दबाजी में पता है क्या करेंगे, 1 माइनस 1/2 कर देंगे, उस केस में आपका बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा, आपका पूरा कैलकुलेशन वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना, और नीचे 1 माइनस 1/2। चलिए अब ये जो 3 है सबसे पहले मैं इसको इधर भेजूंगा, कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं काम करता हूं, इसको एक शेड और लाइट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ये वाला कलर ले लेते हैं, बेटर है, ठीक है। चलिए तो हम बोल रहे हैं यहां पे 3069 अपॉन 512 इंटू 1/3, ये 3 ऊपर था न्यूमरेटर में, नीचे आया डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो कुछ ऐसा आंसर मिल रहा है हमें। और यहां मिलेगा 1 माइनस, अभी भी ये चल ही रहा है अपना, तो एक काम करते हैं अपन, इसको ऐसे लिखते हैं कि 1 माइनस हाफ टू द पावर कितना n, ठीक है। अगर आप इसको पावर को अंदर लेके आना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल देश स्वतंत्र है। तो 1 पावर n तो 1 ही होगा, नीचे आप लिख सकते हो 2 पावर n, ठीक है, कोई इशू नहीं सर, क्योंकि 1 पावर n कितनी बार भी कर लो, n की कुछ भी वैल्यू रख लो 1 ही आएगा, तो उसको मैं 1 लिख सकता हूं। नीचे 2 पावर n को मुझे अच्छे से लिखना पड़ेगा, और जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 माइनस हाफ करेंगे तो हमारे पास हाफ बचेगा, ठीक है। अब यहां देखो कैंसिलेशन की राह दिख रही है मुझे, तो 3 1 जा, ये हो गया 1023, इतना क्लियर है जी सर। अब ये जो हाफ है ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है, इसको आप इधर लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो उससे आपके कैलकुलेशन पे देखो क्या फर्क पड़ेगा। ये हमने अलग से एक पार्टीशन कर दिया ताकि हम कंफ्यूज ना कर दें सॉल्यूशन को। तो चीजों को अगर अपन आगे बढ़ाएं तो हम यहां पे कह रहे हैं 1023, अरे भैया इतना मोटा नहीं चाहिए पेन हमको, ये रहा अपना पतला पेन, आ जाओ वापस, ये कलर और ये विड्थ। चलिए 1023 अपॉन 512, इतना क्लियर है जी सर। अब ये देखना, ये जो हाफ है ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो हाफ पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में आएगा। इसको ये मत कर देना कि 2 ऊपर ले गए, फर्क समझो,
यहां 3 था तो पूरा का पूरा 3 नीचे आया, 3 न्यूमरेटर में था पूरा का पूरा, ये हाफ पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में है, तो जब वो आएगा तो वो पूरा का पूरा आ जाएगा उस तरफ। ठीक है, क्लियर है ये। इसको अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए मैं आपको एक और चीज से समझा देता हूं। दिस इज 1 माइनस 1/2 पावर n, ऐसा कुछ है इधर, ठीक है ना, और होल डिवाइड बाय 1/2 है। अब फ्रैक्शन को जब आप फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है सर, उस केस में जब हम फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो नीचे वाला फ्रैक्शन आ जाता है 2/1 के रूप में। अब अगर मैं देखूं तो ये 2 जो ऊपर मल्टीप्लीकेशन में आया है, इसको अगर मैं इस तरफ भेजूंगा तो वो 5/2 के पास आएगा, इतना क्लियर है आपको। इसको अगर मैं ब्रैकेट में एक डाल के ऐसे लिख दूं तो ये मेरा न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर में 1/2 था, वो ऊपर आया तो 2/1 हो गया। ठीक है, तो ये 2 जब इधर आएगा तो क्या वो 5/2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। उससे मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा 1023 अपॉन 1024 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 पावर n। चलिए थोड़ा सा अपन फेरबदल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस 1023 अपॉन 1024। ये क्या हुआ? स्टेप बाय स्टेप देखो, माइनस ऑफ 1/2 पावर n था, इधर आया तो प्लस हो गया। 1023 पॉजिटिव था, उसको हमने भेज दिया नंबर के पास तो उधर आ गया माइनस में। अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, आंसर आपके बहुत ही निकट है। एलसीएम लोगे तो ऊपर आएगा 1024 माइनस 1023 होल डिवाइड बाय 1024। बस लास्ट 1-2 स्टेप और हमारा कार्य यहां पे समाप्त। ठीक है, चलिए लास्ट 1-2 स्टेप में क्या होगा, ध्यान से देखो फटाफट। लास्ट 1-2 स्टेप में ये होगा भैया 1/2 पावर n, इतना। फिर से पेन को थोड़ा सा बारीक करते हैं ताकि इजीली आपको टेक्स्ट दिखाई दे जो हम लिख रहे हैं। तो 1/2 पावर n, ऊपर 1024 में से 1023 पूरा का पूरा माइनस कर दिया तो आपके पास नीचे क्या बचा? नीचे बचा 1024। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज कि 1024 इज इक्वल टू 2 पावर n। अब 1024 होता है 2 पावर 10 इज इक्वल टू 2 पावर n, देयरफॉर n इज इक्वल टू 10 आपका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि अगर बेस सेम हो और आपस में चीजें इक्वल हो तो पावर भी बराबर होती हैं, तभी वो बराबर होते हैं, अन्यथा उनका बराबर होने का कोई और स्कोप ही नहीं है। चलिए n की वैल्यू आई 10, यानी ऐसी 10 टर्म्स होंगी, उनको जोड़ने पे सम 3069/5/2 आएगा। कॉन्सेप्चुअली क्लियर? कैसे कैलकुलेशन करना है वो आप समझ गए। इसमें से बहुत सारी चीजें जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको इसमें से बहुत सारे स्टेप एलिमिनेट करने की आजादी होगी, लेकिन बशर्ते आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई हो तभी। ठीक है, चलो स्क्रीन क्लियर। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए जाता हूं क्योंकि अभी अपन लर्न कर रहे हैं। अभी अगर कुछ मिस हो गया, कोई स्टेप आप नहीं याद कर पाए या समझ पाए, तो फिर आपका ये पूरा टॉपिक ही बिगड़ जाएगा। चलो 4th एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे फटाफट क्या बोल रहा है हमसे। सर कह रहा है कि एक जीपी का पहला टर्म है, तो आपने लिखा यहाँ पे हेयर पहला टर्म यानी ए है आपका 729, ठीक है, और 7th टर्म दिया है सीधे सीधे, तो A7 आपको दिया है कितना? A7 आपको दिया है 64। अब पूछ क्या रहा है आपसे, बता दो 7th S7 कितना होगा, सम ऑफ 7 टर्म्स कितना होगा। ठीक है, तो मुझे ये तो पता चल गया कि चलो n की वैल्यू 7 है, पर जो नहीं पता है यहाँ पे, जिसकी मुझे आवश्यकता पड़ेगी चाहे मैं कोई सा भी फॉर्मूला यूज करूं, वो है r। ठीक है, तो सबसे पहला कार्य क्या करना पड़ेगा मुझे? सबसे पहला कार्य मुझे r निकालना पड़ेगा। तो यूजिंग an इक्वल टू, और क्योंकि ये जीपी है तो a इंटू आर की पावर n-1 वी गेट A7 इज इक्वल टू a इंटू आर पावर 6। क्लियर है ये? जी सर। A7 आपको पता है 64 आपने रख दिया, a की वैल्यू आपने कही 729, ठीक है, इंटू आर पावर 6। चलिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो 64/729 इज द वैल्यू ऑफ आर पावर 6। अब थोड़ा सा अगर अपन यहाँ पे हमारे बचपन की प्रैक्टिस और जो हमने सारी चीजें याद की हैं उसको यूज करें तो 64 होता है 2 पावर 6, 4 का क्यूब,
और 2 पावर 6 जो भी लिखो। 729 होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 पावर 6, ठीक है, यानी 9 का क्यूब, 9 1 सा 9, 9 9 सा 81, 81 इंटू 9 तो 3 पावर 6 या फिर, तो ये अब देखो आपके पास क्या आ गया, आर की वैल्यू आ गई आपके पास कि 2/3 होल पावर 6, ठीक है, इज इक्वल टू आर पावर 6। अब क्योंकि दोनों की पावर 6 है तो चीजें बराबर हो जाएंगी, तो यहां पे आप एक कंक्लूजन क्या निकालोगे कि हमारे सवाल में आर की वैल्यू आ रही है 6, तो आप लिखोगे यहां पे देयरफॉर आर इज इक्वल टू 6। ये हो गया अपना, नहीं आर इक्वल टू सॉरी 2/3, वो तो पावर 6 था वो कैंसिल हुआ, तो आर आया 2/3। इतना क्लियर है जी सर? एनी प्रॉब्लम सो फार? नो सर। अब कंटिन्यूइंग द सेम क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हम लिखेंगे v, या हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि हमें सम निकालना है, तो हम लिखेंगे नाउ Sn कितना हो, पहली बात तो हम लिखेंगे Sn इक्वल्स टू ए, नहीं अब यहाँ पे देखो क्या करना है हमें, सम ऑफ 7 टर्म्स निकालना है, हमारे पास लास्ट टर्म उपलब्ध है तो यूज क्यों ना करें, तो हम लिखेंगे एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। ये कब यूज करते हैं सर? ये फॉर्मूला हम कभी भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अगर चाहें तो इसको आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आर की वैल्यू 2/3 है ना, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये ना सोचें कि सर हमने जो किया था उसमें तो आपने बोला था आर की वैल्यू 1 से कम होगी तो दूसरा फॉर्मूला यूज करना है, वो हम करते, लेकिन अभी हमारे पास क्योंकि लास्ट टर्म है और आर है सब कुछ है तो हम यूज कर सकते हैं। अगर कहीं फंसेंगे तो हम कर लेंगे जुगाड़, कोई दिक्कत नहीं है भैया। देखो गणित में तो यही नियम होता है, क्या नियम होता है गणित में कि ट्राई तो करो, हद से हद क्या होगा, गलत ही होगा ना। अब जो आप फॉर्मूलाज पढ़ रहे हो वो किसी को, इंसान को ऐसा तो है नहीं कि रात में सपने में आए होंगे, किसी ना किसी मैथमेटिशियन ने उसको 50 बार 100 बार किया होगा, गलती की होगी, तब जाके तो उन्होंने इस रिजल्ट को निकाला होगा, तो उनकी मेहनत को हम थोड़ा सा रिस्पेक्ट करें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे S7 इक्वल टू कितना होगा सर, लास्ट टर्म है 7, लास्ट टर्म है 64 इंटू 2/3 माइनस 729। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब जब इसको सॉल्व करोगे ना ऊपर नेगेटिव आएगा और वो नीचे वाले नेगेटिव का ध्यान रख लेगा, और नीचे क्या है, नीचे r माइनस 1 मतलब 2/3 माइनस 1। चलिए सॉल्व करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो S7 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर आप देखोगे 64 इंटू 2 इज 128 माइनस एलसीएम लोगे तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, विच वुड गिव यू कितना 729 इंटू 3 तो 9 3 27, 7 यहाँ 2 ऊपर, 3 2 6 7 8, ठीक है, और 3 7 21, तो 2187 है यहाँ पे, होल डिवाइड बाय 3, या दिस इज डिवाइडेड बाय 3, एंड देन फर्दर नीचे है अगर आप एलसीएम लोगे 2 माइनस 3/3। एक चीज क्योंकि मुझे लिखने में बहुत आलस आता है, जैसा कि हर गणितज्ञ को आता है, तो 3 से 3 कैंसिल, सबसे पहले डिनोमिनेटर से दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकता है, इसकी आजादी आपके पास है। चलिए कंटिन्यू करें अपन अपने प्रोसेस को। तो S7 निकालने के लिए हमें करने पड़ेंगे कुछ सब्ट्रैक्शन, तो S7 आ जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर हम माइनस करके देखें तो 128 और ये 2187 का सब्ट्रैक्शन होना है। फिर से एक बार मल्टीप्लीकेशन चेक कर लो क्या है, कुछ भी अगर हल्का फुल्का गलत होगा तो अपना एक आध नंबर कट जाएगा भैया। 9 3 27, 7 2 ऊपर, 3 2 6 7 8 7 3 21, ठीक है, माइनस कर लो तो सर 17 में से 8 गया तो 9 बचेगा, ठीक है, हमने लिख दिया भैया लास्ट में 9, ठीक है, फिर 7 में से 2 गया तो 6 बचेगा, ठीक है भैया, हमने लिख दिया 6। उसके बाद 21 में से 7 में 2 गया तो सॉरी 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, है ना, 59 आएगा। आई थिंक हमने ये पहले किया ऐसा कैलकुलेशन, जो आंसर आया था 2059 कि 69 कितना आया था करके बताओ एक बार, एंड होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3, तो ये भी -1 और इधर भी माइनस कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 -1, तो क्या हमारा S7 आ रहा है 2059 विदाउट एनी डिनोमिनेटर। इज दिस पॉसिबल? हाँ सर बिल्कुल, क्यों? क्योंकि आप देखो पहली टर्म से 7वीं टर्म देखो सारे नंबर्स हैं, तो सॉल्व करने पे नंबर्स ही आएंगे ना। बस एक बार सब्ट्रैक्शन चेक कर लो भैया, क्या है, मेरे को तो बहुत डर लगता है, तो 2187 में से माइनस करना है 128। चलिए 8 की जगह आ जाएगा 7, 17 में से 8 गया तो 9, 7 में से 2 गया 5, हाँ 2059 हमारा आंसर आ रहा है। खुशी की लहर यहाँ पे गाँव में, S7 आंसर आ गया हमारा, सम ऑफ 7 टर्म्स कितना आया 2059। क्लियर है ये इतना? जी सर। In case you are getting confused, let me put some boundaries. Nothing but just what a white line over here.
वेरी गुड टू गो, यस सर। चलिए स्क्रीन को हम क्लियर करेंगे एंड मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे आपको दिए गए एक कोई से सीरीज का सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना है। देखो यहाँ पे अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे सीखने वाली बात है सवाल में या इस टाइप के क्वेश्चन में, आपने एक नियम पढ़ा है कि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, पता है ये किस रूप में सॉल्व करेंगे? हम इस रूप में सॉल्व करेंगे कि 7 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन, और ये कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट टर्म्स तक। ठीक है, अब यहां पे हम क्या लिखेंगे? देखो हम यहां पे लिखेंगे कि क्लियरली द पावर्स, ठीक है, द पावर्स फॉर्म एन जीपी, एक जीपी बना रहे हैं। ठीक है, या फिर आप एक काम करें, इसको और बेहतर तरीके से लिखें तो फॉर्म एन इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, तो अब यहां पे हम करेंगे यूजिंग कौन सा फॉर्मूला? तो हम लिखेंगे यहां पे देयरफॉर यूजिंग, क्या था फॉर्मूला भैया इनफाइनाइट टर्म के लिए? कि Sn इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर, यही था ना जी सर। वी गेट, क्या मिलेगा हमें भैया? तो देखो हमें यहाँ पे मिलेगा Sn के लिए, हम अगर यहाँ पे कैलकुलेशंस अपनी शुरू करें तो हम बोलेंगे Sn इक्वल टू a, यानी पहली टर्म विच इज 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2। ठीक है, क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? क्योंकि इनफाइनाइट जीपी है इसलिए Sn का ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे विच इज Sn इक्वल टू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2। अगर आप चेक भी करोगे तो इसका जो r है वो भी 1/2 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? अगर आप चाहो तो ये लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि भैया a की वैल्यू है 1/2, r की वैल्यू है 1/2। ठीक है, और साथ में हम लिख देंगे n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये इनफाइनाइट जीपी है, सवाल में दिया हुआ है। सवाल में कहाँ लिखा है सर इनफाइनाइट जीपी है? 3 डॉट का क्या मतलब होता है कि ये कंटिन्यू हो रहा है फॉर एवर। ठीक है, पहले मैंने एक्सपोनेंशियल पावर्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके इस सवाल को अपने जीपी के सवाल के हिसाब से किया। ठीक है, अब यहां देखो तो आपका Sn क्या होगा? कंटिन्यू करोगे आप इसी कैलकुलेशन को तो आपको मिलेगा Sn इक्वल टू हाफ, और 1 माइनस हाफ करोगे तो भी हाफ बचेगा, हाफ से हाफ गए, Sn आया 1। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो देखो किस रूप में आ गया। तो सर उसमें उसने बोला कि इन सबका जो सम आएगा भैया इनको ऐड करने को मैथमेटिकली क्या कहेंगे? Sn करना कहेंगे। तो बेसिकली ये जो हमारा क्वेश्चन था ये अब किस में चेंज हो गया? तो ये अब हो गया यहाँ पे आप देखोगे कि नाउ, ठीक है, क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? नाउ अब 7 की पावर 1/2 इंटू 7 की पावर 1/4 इंटू 7 की पावर 1/8 एंड सो ऑन वुड बी इक्वल टू 7 की पावर, आपने लिखा ब्रैकेट में 1/2 भैया, क्योंकि पावर का एडिशन हो तो ब्रैकेट में लिख दो ताकि किसी को समझ में आ जाए। तो आप बोलोगे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन, ये ब्रैकेट बंद हुआ यहाँ पे। ठीक है, विच वुड बी इन टर्न इक्वल टू 7 की पावर Sn विच इन टर्न इज इक्वल टू 7 की पावर 1, यानी आंसर आएगा आपका 7। ठीक है, Sn की वैल्यू कितनी है मेरे हिसाब से सॉल्व करके? 1 आई, तो मैंने Sn की जगह 1 रख दिया, और 7 की पावर 1 है 7। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पे इनफाइनाइट टर्म्स तक मोर और लेस आपका आंसर 7 के बराबर आएगा। क्लियर है? कैसे हमने एक क्वेश्चन को जो कि बहुत ही मतलब मैथमेटिकली कैसा लग रहा था, टिपिकल टाइप का कि यार ये कैसे होगा, उसको हमने कितनी सिंपली Sn के रूल को यूज करके अपना आंसर बता दिया फटाफट। और आई थिंक अगर मैं आपको ये MCQ में देता और एक ऑप्शन में 7 देता, आप में से 90% लोग तो उसको रिजेक्ट ही कर जाते हैं ना, पहले प्रथम दृष्टया जैसे हम कहते हैं हिंदी में, कि पहली बार देखोगे तो बोलोगे नहीं ये तो आंसर नहीं हो सकता यार। अब यहाँ देखो एग्जाम्पल 6 क्या बोल रहा है आपसे? एग्जाम्पल 6 बोल रहा है कि कॉमन रेशियो एक जीपी का है -4/5। तो भैया देखो जैसे ही मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं सबसे पहले लिखना चालू करता हूँ कि हेयर कॉमन रेशियो है कितना? -4/5, यानी लेस देन 1, ब्रैकेट में लिख दो r इज लेस देन 1। ठीक है, चलिए, एंड द सम टू इंफिनिटी, सम टू इंफिनिटी आपको कैसे लिखना सिखाया है हमने? S इंफिनिटी इज इक्वल्स टू
इज 80/9। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो, आपसे बोल रहा है फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सर, हम लिखेंगे यहां पे कि यूजिंग Sn इक्वल टू, या S इंफिनिटी इक्वल टू, रादर S इंफिनिटी इज इक्वल टू A/1 माइनस R वी गेट। चलिए बस इसको सॉल्व करेंगे और हमें हमारा आंसर मिलना चाहिए, ऐसी हमारी आशा है। चलो भैया वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते जाओ। तो सर S इंफिनिटी की जगह आया 80/9, बिल्कुल ठीक। A मुझे पता नहीं है, रादर A मुझे निकालना है, तो वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। यहां लिखा मैंने 1 माइनस, और ये आ गया -4/5। ये जो पहला वाला माइनस है ब्रैकेट के बाहर वो फॉर्मूला का है, दूसरा वाला माइनस ब्रैकेट के अंदर वो आर की खुद की वैल्यू क्या है, वो घर से लेके आया, हमने नहीं दिया उसको भैया कुछ। अपन तो भैया खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। ऋतिक बाबा ने बोला तो है सर। कौन ऋतिक? राउसन मेरे भाई, उन्होंने ज्ञान दिया है जीवन का कि खाली हाथ आओगे, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, तो काहे के लिए कुछ लेके आना घर से, यहां दिया था वही लिया है। चलिए ये तो हो गई सर फालतू की बातें, अब आ जाओ मेन बात पे। बिल्कुल ठीक यार, आदत से मजबूर इंसान है, अपन क्या करें। तो 80/9 इज इक्वल्स टू A/1 + 4/5 होगा। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है किसी को। लगे हाथ एलसीएम भी ले ही लेते हैं, जितना अपन का सॉल्व हो रहा है उतना करते जाते हैं भैया। क्या है कि गणित का भरोसा नहीं, कब पलटी मार जाए। कभी आपको लगेगा आपके कंट्रोल में है सवाल, और अगले ही क्षण कुछ ऐसा आ जाएगा जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और फिर आपको थोड़ा सा जूझना पड़ेगा। चलिए अब हमने क्या बोला यहाँ पे, हमने कहा भैया कि चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो आपने लिखा 80/9 इज इक्वल्स टू A/, यहाँ पे आपने सॉल्व किया तो 5 + 4/5। एलसीएम लेना हम सबको आता है, कुछ नया रॉकेट साइंस तो है नहीं, बचपन से करते आए हैं, लेकिन फिर भी अपन बहुत बार गलती कर देते हैं भैया। मनुष्य का क्या है सर, नेचर है ये। तो जाएगा A/9/5। आप में से कुछ लोग बोलोगे मनी मन क्या गुरुजी टाइम पास कर रहे हो, मुझे पता है, लेकिन क्या है देखो अभी क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूं तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए आजाद हूं, स्वच्छंद हूं, और आप भी यहाँ पे सीख रहे हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि जैसा राहुल सर ने लिखा है वैसा ही आपको एग्जामिनेशन में लिखना है ना। आप इस स्टेप के बाद सीधे यहां पे आ जाओ, मुझे कोई आजाद दिक्कत नहीं है भाई, देश स्वतंत्र है, ठीक है। तो हमें क्या आपत्ति होगी, तो ये होगा 80/9। अब ये जो पूरा फ्रैक्शन है ये आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो 9/5 इज द वैल्यू ऑफ ए। अब हम में से कुछ लोग यहां घूम जाएंगे और आप सोच रहे हो सर यहां कौन घूमता, लेकिन ऑनेस्टली बताओ हम में से बहुत विद्यार्थी यहां पे घूम जाएंगे कि ये सीधे 9/5 ऊपर कैसे आ गया, जबकि सर ने तो सिखाया कि फ्रैक्शन को जब करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। वो बात बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली ठीक है कि फ्रैक्शन को जब आप डिवाइड करते हो तो नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है, लेकिन भैया वो एक ही साइड पे होता है तब। ये अपोजिट साइड जा रहा है तो पूरी की पूरी वैल्यू जैसे थी वैसे ही जाएगी। तो 9/5 वैसा का वैसा गया, 9 से 9 कैंसिल हुआ, 5 से 80 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, आपके पास ए की वैल्यू आ रही है 16। क्या इतना मामला क्लियर हुआ? जी सर। जिन लोगों को यहां समझने में दिक्कत आई वो ऐसे समझें कि देखो क्या हो गया, 80/9 इज इक्वल टू ए इंटू, ये तो कर सकता हूं ना मैं 5/9, हाँ सर ये कर सकते हो। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 9 जाएगा ऊपर, 5 जाएगा नीचे, ऐसे लिख के इस मोड़ पे आओ, या थोड़ा सा 11वीं क्लास के हिसाब से ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन यहां ले जाओ, मर्जी आपकी है, देश स्वतंत्र है, ठीक है। चलिए तो हमारे हिसाब से ए की वैल्यू आई 16। एग्जाम्पल नंबर 6 हमने समाप्त कर दिया, स्क्रीन क्लियर कर दी। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 7 क्या बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। कैसी जीपी है भैया? ये इनफाइनाइट वाली जीपी है। चलिए इस बात को हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि हमें पता है फिर फॉर्मूला कौन सा यूज होना है। हुज फर्स्ट टर्म इज 28, आपको पहली टर्म दी है कितनी? 28, और फोर्थ टर्म दी है 4/49। देखो कितना रैंडम चीज है। पहली बात तो क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। तो हेयर वी हैव, हमारे पास क्या क्या है, वी हैव एन, एक कॉमा लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि नया सेंटेंस नहीं है कुछ। वी हैव एन अरे क्या होगा भैया, इसको साइन काहे कर रहे हो, लिखो यार, अलग डर जाते हो तुम्हारे पेन भैया। वी हैव एन इनफाइनाइट जीपी, ठीक है, हमारे पास एक इनफाइनाइट जीपी है विथ
विथ ए इक्वल टू कितना, पहली टर्म आपने कही क्या, पहली टर्म आपने कही 28, राइट, लिखा है ना, फर्स्ट टर्म इज 28 और आपने लिखा कि फोर्थ टर्म A4 इज इक्वल टू 4/49 एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी है तो हम यहाँ पे केवल अपनी मेमोरी के लिए और एक क्या है ना, एक होता रिमाइंडर के लिख रहे हैं कि n की वैल्यू है इन्फिनिटी, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, जरा ए आर कुछ पता लगाएं, तो नाउ यूजिंग ए एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n-1। बहुत बार विद्यार्थी जीपी में एपी का एन का फॉर्मूला यूज करने लग जाते हैं और ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई एरर है, जजमेंटल एरर, ये बहुत ही बेसिक सा होता है ना, जल्दबाजी में, एक्साइटमेंट में या नर्वसनेस में जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तब हम क्या करते हैं, फॉर्मूलाज कई बार गलत यूज कर लेते हैं। तो आपको खुद को एग्जामिनेशन में बहुत ही कैसे हम कह सकते हैं कि नर्वसनेस और अपने इमोशन से थोड़ा परे रखना है, वो प्रैक्टिस से होगा, ऐसी बात नहीं है, करोगे तो बिल्कुल होगा भैया। देखो क्या मेरा काम तो ज्ञान देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा A4, क्योंकि आपको फोर्थ टर्म बोली है तो आप लिखोगे A4 इज इक्वल्स टू A इंटू R3, राइट। वैल्यूज रखो, A4 की जगह आप रखोगे कितना, A4 की जगह आप रखोगे 4/49, A की जगह आप क्या रखोगे, A वुड बी इक्वल टू कितना, तो A वुड बी इक्वल टू आपको वैल्यू दी गई है 28 इंटू R3। अब 28 को ले आओ नीचे, तो 4/49 would be multiplied with 1/28 which would give us the value of R3। कुछ चीजें कैंसिल होंगी, जैसे 4 और 28 कैंसिल, 7 और 49 की पुरानी मित्रता है, एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और शायद आप भी जानते होंगे कि 7 और 49 एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हैं। तो यहाँ पे हम जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो सर हमें मिलेगा 1/343 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू R3। अब 343 जो है वो होता है 7 का क्यूब, तो मैं इसको 1/7 का क्यूब लिख रहा हूं, क्योंकि देखो 1 का क्यूब जितनी बार कर दो 1 ही मिलेगा, तो आप पावर को एक साथ लिख सकते हैं। तो आपको मिला 1/7 इज द वैल्यू ऑफ R। क्या सवाल समाप्त हुआ? अभी कहां सर, अभी तो R निकला है। अब हम यहां पे अगले पड़ाव पे आएंगे, लिखेंगे यहां पे ऑल्सो S इंफिनिटी यानी सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज ऑलवेज A/1 - R, ठीक है। तो अब यहां पे हम लिखेंगे नीचे S इंफिनिटी की जगह हमें S इंफिनिटी निकालना है तो वो लिखेंगे, तो S इंफिनिटी इज इक्वल टू A कितना है, A हमने पहले बता दिया था 28/1 - R, तो आप करोगे 1 - 1/7, नीचे वालों को माइनस करोगे फिर ऊपर आओगे भैया, तो आप लिखोगे S इंफिनिटी इक्वल टू कितना, तो ये हो जाएगा 28 अपॉन नीचे आप माइनस करोगे आपको मिलेगा 6/7, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप निकालोगे S इंफिनिटी इज इक्वल टू, यहां पे देखो 28 अपॉन, अब जो नीचे वाला फ्रैक्शन है उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 7/6। कर दो कैंसिल जितना हो रहा है, फिर आंसर बता दो। तो सर आंसर हम बताने की यहाँ कोशिश करेंगे, हमारे पास आएगा कितना, तो सर 28 और 6 को कैंसिल करेंगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग कितने से होगा, 2 से होगा, होगा सर। चलिए मेरे यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट करें कि 2 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया 2 3 जा, ये हो जाएगा 14 जा, ठीक है। 14 7 जा हो जाएगा कितना, वो मल्टीप्लाई करो सर, 7 चौक 28, बिल्कुल ठीक कहा आपने, तो ये हो जाएगा 8, यहाँ 4 2 ऊपर, ठीक है, 98 डिवाइड बाई 3। मोस्ट प्रोबेबली ये तो नहीं होगा, आप इसको डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा यहाँ पे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स आ रहा है कितना सर, ये आ रहा है 98/3। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीन की यहाँ अपन सफाई करके लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोल रहा है हमसे, एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है कि सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 315। एक जीपी की कुछ टर्म्स कितनी नहीं पता, तो उनका सम दिया है 315, हुज फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म आपने बोली 5, ठीक है, कॉमन रेशियो माफ कीजिएगा क्योंकि जीपी है तो आ गया 2, और आपको बोल रहा है फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स, दोनों चीजें बतानी है। चलिए जो जो पता है पहले उसको हम क्या करेंगे, पहले उसको हम लिख लेंगे इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, अभी तक अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आप बोलोगे हेयर
सम ऑफ एन टर्म्स Sn इज इक्वल टू 315, ठीक है। और फर्स्ट टर्म है आपका, तो आप लिखोगे a की वैल्यू है 5, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे कॉमन रेशियो r इज 2 एंड देन बोल रहा है आपको क्या पता लगाना है, लास्ट टर्म यानी an कितना है, क्योंकि आपको n भी नहीं पता तो नंबर ऑफ टर्म्स भी बता दो और यहाँ पे बता दो an यानी लास्ट टर्म कितनी होगी ये भी बता दो। चलिए ये दो चीजें आपको पता नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपके पास Sn सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी के दो फॉर्मूला हैं, कौन सा वाला यूज करोगे पहले इसका निर्णय करो। तो यूजिंग Sn इक्वल टू, क्या आपको n की वैल्यू पता है? नहीं। क्या वो निकालना आसान है? नहीं, मतलब प्रोबेबली नहीं। तो हम क्या करेंगे, मे भी हमारे पास एक सिंपल वाला फॉर्मूला है जो कहता है कि Sn इज इक्वल टू लास्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो माइनस a डिवाइडेड बाय r माइनस 1 करने पे भी हमें कुछ सहायता होगी। और इसमें आपको Sn पता है, r पता है, a पता है, सिर्फ l नहीं पता, तो इसमें निकालना आसान हो जाएगा चीजें, है ना। ऐसा करके देन वी राइट वी गेट, क्या मिलेगा हमें भैया इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। तो देखो Sn की जगह लिखा आपने 315, ठीक है, इज इक्वल टू l इंटू आर की जगह लिखा आपने 2, ठीक है, माइनस a की जगह लिखा मैंने 5 और नीचे आपने लिखा 2 माइनस 1। क्लियर है ये? जी सर। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 315 ही रहेगा, अभी तो 0 आएगा नहीं, बाद में आएगा, इज इक्वल टू 2l माइनस 5, नीचे 2 माइनस 1 इज 1, माइनस 5 करोगे तो आपको मिलेगा 310, ठीक है। और ये आप ऐसा करें, अगर लिखना चाहें स्टेप बाय स्टेप तो ये लीजिए 315 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे जरूरत, तो ये हो गया 310 अपॉन 2 इज द वैल्यू ऑफ l। इन दोनों को माइनस करने पे 310 आया, डिवाइड बाय 2 करने पे आपको मिल जाएगा l, विच वुड बी प्रोबेबली, यहाँ पे आप देखोगे तो 155, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो डिवाइड करो 2 से एक बार, सर 2 1 जा 2, 11 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो आपको यहाँ पे लास्ट टर्म यानी an मिल गई। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, अब आप यहाँ पे करोगे छोटा सा पार्टीशन, क्योंकि हमारा एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया है, तो अब आप यहाँ पे लिख दोगे कि देयरफॉर an इज इक्वल टू 155। इज दिस क्लियर? जी सर। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। लास्ट टर्म हमारी 155 आ रही है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। वो कहाँ से आएगा सर? उसके लिए भी हमें एक अलग से फॉर्मूला दिया गया है, चलिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे कि भैया यूजिंग an इक्वल्स टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1 वी गेट। चलिए सॉल्व कीजिए भैया इसको, बिना सॉल्व करे तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, जीवन में बिना संघर्ष के कुछ नहीं है। an की जगह लिखा आपने 155, ठीक है। उसके बाद आपने a की जगह लिखा 5, r की जगह लिखा 2, ऊपर आ गया n माइनस 1, 5 सबसे पहले जाएगा डिवीजन में, तो आप यहाँ पे कहेंगे 155 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1। 5 से डिवाइड करोगे, 5 3 जा 15, ठीक है, 5 1 जा 5। क्लियर है ये? जी सर। तो ये हो गया 31 इक्वल्स टू 2 पावर n माइनस 1। थोड़ा सा कुछ मुझे यहाँ पे 19 20 लग रहा है, एक बार देखो कैलकुलेशन में सब ठीक है क्या सर? हमारी सम ऑफ n टर्म्स था 315, फॉर्मूला हमने यूज किया तो आया LR इंटू ए, तो माइनस 5। ओके, आई टोल्ड यू राइट, मुझे लग ही रहा था कुछ, ये माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना भैया, तो ये 315 थोड़ी, ये 310 थोड़ी, ये तो होगा 320 और ये हो जाएगा 160। सो सॉरी, है ना। देखो यही होता है, क्या है ना, अपन एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। मेरे से भी यही हुआ कि मैं एक्साइटेड था कि मेरा आंसर सही आ रहा है और उस चक्कर में मैंने गड़बड़ कर दी, आप नहीं करना, ठीक है। चलिए an की जगह हम वापस लिख देते हैं 160। भगवान की दया से बहुत जल्दी अपन को अपना एरर मिल गया, वरना तो दिक्कत हो जाती। चलिए यहाँ पे हम कैलकुलेशन को ठीक कर लेते हैं। भैया तुम इरेज हो जाओ, सब कुछ इरेज हो गया। देखो बहुत बार अब मुझे ही समझ में कैसा है, मुझसे कुछ गलती हो रही है कि मेरी आंसर जो है ऐसे 150 मतलब 31 कैसे आती है 2 की पावर n माइनस 1, हो ही नहीं सकता। तो यहाँ लिखा मैंने 160, यहाँ लिखा मैंने 160 डिवाइड बाय 5,
यहाँ लिखा मैंने 32, तो 32 होता है 2 पावर 5 इज इक्वल टू 2 पावर n-1। अब आप यहाँ पे बोलोगे देयरफॉर n-1 इज इक्वल टू 5, या फिर आप पहले देयरफॉर ना लगाओ, लास्ट में लगाओ देयरफॉर n इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्लासिक केस आपको देखा कि कैसे जब आपके दिमाग में कुछ चीज एक्साइटेड हो जाते हो तो गलती हो जाती है। मुझसे क्या हो रहा था, मैं वो 310 कब से बोले जा रहा था, तो वो कहीं ना कहीं आके बैठ गया। इसीलिए कभी भी एग्जाम में आपको क्या करना है कि प्री बायस के साथ नहीं जाना है कि आपका सही हो रही हैं चीजें, थोड़ा आराम आराम से पेशेंटली चीजों को अप्रोच करना हमेशा, ताकि मुझ जैसी गलती ना करो। देखो मेरे पास तो ऑप्शन होता है सही करने का, आपके पास शायद ये ऑप्शन एग्जाम में ना हो, आपको शायद पता भी ना चले कि आप ये गलती कर बैठे हो। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया यहाँ पे बात, कोई दिक्कत तो नहीं। जो गलती थी अपन ने उसको भी ठीक कर लिया। आपका भी थैंक यू कि आपने सपोर्ट किया और आपने गलती आइडेंटिफाई करने में मेरी हेल्प करी। एग्जाम्पल 8 यहाँ पे समाप्त, दोनों चीजें बता दी। लास्ट टर्म आया 160 और नंबर ऑफ टर्म्स आया 6। चलिए एग्जाम्पल 9 बोल रहा है हमसे, इफ ईच टर्म्स ऑफ अ इनफाइनाइट जीपी, कैसी जीपी है भैया, हाईलाइट कर लो, इनफाइनाइट जीपी इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल द टर्म्स फॉलोइंग, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। अब यहां पे आपको जो मतलब कहानी गढ़ी गई है, पहले तो इस सेंटेंस को समझ के जीपी बनानी पड़ेगी, या जीपी का जो कहते हैं ना जो वैल्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ कर पाओगे। अब जैसे मान लो यहाँ पे देखो क्या रहा है, ध्यान से देखना। पहली बात तो इनफाइनाइट जीपी है, तो आपने यहां पे लिखा हेयर वी हैव, क्या है भैया हमारे पास, सर हमारे पास एक इनफाइनाइट जीपी, तो हम लिख रहे हैं वी हैव एन इनफाइनाइट जीपी। अब इस जीपी का मामला क्या है, वी हैव अ इनफाइनाइट जीपी विथ फर्स्ट टर्म एज ए, क्योंकि तुम्हें कहीं ना कहीं काम आनी है, फर्स्ट टर्म एज ए एंड सी आर कॉमन रेशियो एज आर। ये क्लियर है जी सर, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अब ये समझना, ये तो हमने बिगिनिंग कर दी, ठीक है, इसका कुछ खास महत्व नहीं है, पर अपन लिखते हैं हर बार ऐसा, ठीक है, कि कॉमन रेशियो आर है और फर्स्ट टर्म है ए। अब यहाँ पे जो हमें अंग्रेजी में सेंटेंस दिया है, हमारी मेहनत लगनी है उसे मैथमेटिकली यूज करने में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या कह रहा है, ईच टर्म। तो भैया किसी भी जीपी की हम टर्म कैसे निकालते हैं, तो सर an निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं नाउ an इज इक्वल टू क्या है भैया, an के बारे में क्या बोल रहा है, ईच टर्म ऑफ अ इनफाइनाइट जीपी इज ट्वाइस। सबसे पहले ट्वाइस आना चाहिए, ट्वाइस किसका, ट्वाइस द सम ऑफ, तो सम तो करना है मतलब चीजों को जोड़ना है, लेकिन किसको जोड़ना है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स फॉलोइंग इट। अब यहां देखो फॉलो का मतलब दो तरीके से होता है, एक मतलब पीछा करना, ठीक है। तो मान लो अगर आपकी nth टर्म है, ठीक है, कुछ टर्म इस तरफ होंगी, ऑब्वियस सी बात है, a1 a2 a3, ठीक है, एंड सो ऑन टिल a की पावर n-1, ठीक है, n-1 टर्म। कुछ टर्म्स इस तरफ होंगी n+1 n+2 एंड सो ऑन। अब फॉलोइंग में कंफ्यूजन लोगों को क्या होता है कि सर ये वाली टर्म्स an को फॉलो कर रही हैं या ये वाली टर्म्स फॉलो कर रही हैं। अब देखो अगर हम बेसिक इंग्लिश के कॉमन सेंस से समझे, फॉलो मतलब पीछा करने वाली, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो an के पीछे ये वाली टर्म्स है, अर्थात यहां पे जब हम इस अंग्रेजी के सेंटेंस को मैथमेटिकली लिखेंगे तो हम बोलेंगे कि भैया an इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ऑल द टर्म्स फॉलोइंग इट, दैट इज n+1 प्लस a की पावर n+2th टर्म, n+3th टर्म एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, क्योंकि ये इनफाइनाइट जीपी है। ये क्लियर है जी सर। अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, an, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा वाला, जो हमारे पास an का फॉर्मूला है वो, तो यूजिंग an इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-1 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, जरा ध्यान से देखना। तो सर यहां से तो फिक्स हो जाएगा a इंटू आर की पावर n-1, ये तो फॉर्मूला है सीधा सीधा। आगे 2 रहेगा, उसको रहने देंगे, इधर अंदर क्या आ जाएगा सर, a का n+1th टर्म, a n+1th टर्म के लिए हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो a
r पावर n हो जाएगा, क्योंकि -1 होता है। अब +1 में -1 कर दोगे तो केवल n बचेगा, ठीक है। तो an प्लस ar की पावर n प्लस 1, क्योंकि +2 था, फॉर्मूले में जब आप रखोगे तो ये कैसे दिखेगा, ये दिखेगा a इंटू आर की पावर n प्लस 2 -1, ये ऐसे जाएगा, क्योंकि आप कौन सी पोजीशन निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो n प्लस 2th पोजीशन, तो n की जगह वो पूरी वैल्यू जाएगी, फिर -1 होगा, ठीक है। ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा डिटेल में बता दिया। चलो इसी को अगर मैं सिलसिले को कंटिन्यू करूंगा, एक आध टर्म और लिख देते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए, n प्लस 2 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। चलिए अब यहां पे हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, तो ये हो जाएगा a r की पावर n-1 इक्वल्स टू 2 इंटू, आप कॉमन ले लीजिए r पावर n, अंदर क्या बचेगा, a इंटू आर पावर n था, केवल a बचेगा, ये भाई साहब हो जाएंगे a r, इधर हो जाएगा a r स्क्वायर एंड सो ऑन, क्योंकि आपने r पावर n कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब इसको अगर आप देखोगे, ये एक इनफाइनाइट जीपी है, हमने पहले ही बता दिया इनफाइनाइट जीपी जिसकी पहली टर्म है कॉमन रेशियो r है, उसको अगर मैं मैथमेटिकल लिखूं तो कुछ ऐसा ही होगा। तो यहां पे मैं एक दो चीजें कर रहा हूं, एक तो ये कर रहा हूं मैं, देखो r की पावर n-1 से ये r पावर n माइनस कर दूंगा तो मेरे पास केवल एक r बचेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सर n-1 मतलब एक कम है, n मतलब ये पूरे n है, तो n-1 एक कम है, तो जब आप कैंसिल करोगे तो एक r बच जाएगा इसका, ठीक है। तो यहां देखो, अब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं कि a इज इक्वल टू 2 इंटू आर इंटू एस इन्फिनिटी, क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म्स का अपना सीरीज है, इनफाइनाइट टर्म की सीरीज का हमारा यहाँ पे यूटिलाइजेशन है, तो हमने एस इन्फिनिटी लिख दिया, ठीक है। चलिए इसी मामले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, कैलकुलेशंस को हम फर्दर सॉल्व करते हैं ताकि हमें जल्दी से आंसर मिल जाए। तो इधर आया a, ठीक है, इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा, a इज इक्वल टू 2 इंटू आर इंटू वॉट इज एस इन्फिनिटी, तो a अपॉन 1 माइनस आर, राइट। फॉर्मूला तो यही है अपने पास, जी सर। तो आपने यहाँ पे फिर क्या करना है, a से a कैंसिल करना है। आप अब इसको सॉल्व करने जाओगे तो आप लिखोगे 1 माइनस आर जो कि डिनोमिनेटर में है इज इक्वल टू 2r, राइट। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 2r प्लस आर, माइनस आर इधर हो जाएगा प्लस आर, तो 1 इक्वल टू 3r, 1/3 इज द वैल्यू ऑफ r। चलिए ये क्लियर है, जी सर कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। आपको r मिल गया, कॉमन रेशियो निकालना था, सवाल समझ में आया। ये सवाल जितना मैथमेटिकल एबिलिटी का था उससे ज्यादा आपके ये मेंटल एबिलिटी का टेस्ट था कि क्या आप एक अंग्रेजी के दिए हुए सेंटेंस को परफेक्टली मैथमेटिकली ट्रांसलेट करके अपना सवाल सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। मतलब अगर कोई मुझे यहां तक करके दे देगा या यहां तक ये स्टेप तक समझा देगा या ये स्टेप तक लिख देगा तो इसके बाद तो मैं कर ही लूंगा, पर मेरे लिए मेन मुद्दा क्या था कि ये स्टेप मुझसे खुद से निकल के आ रहा है कि नहीं, मतलब जो सवाल बोल रहा है वो मैं ट्रांसलेट कर पा रहा हूं मैथमेटिकली कि नहीं, वो अपना बड़ा टेस्ट था यहाँ पे, ठीक है। और आई थिंक सक्सेसफुली हमने कर लिया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10, अ यूनिक क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चन, जहां पे आपको बोल रहा है कि आपको यहां दिए गए सीक्वेंस का सम निकालना है, क्योंकि ये जो साइन है ये किसका होता है, ये सम का होता है। ये नीचे वाली वैल्यू बोलती है कि शुरू कहां से करना है, ऊपर वाली वैल्यू बोलती है खत्म कहां करना है। तो बेसिकली इस सवाल को अगर मैं ट्रांसलेट करूं सिंपल मैथमेटिक्स में, पता है क्या होगा, ये होगा 2 + 3 की पावर 1 इन अ ब्रैकेट, ये आपका पहला हो गया एक, प्लस यहाँ पे आप कहोगे 2 + 3 की पावर 2। सर जब यहाँ 3 की पावर 1 था और ये 2 था, यहाँ पे 3 की पावर 2 हुआ तो 2 की पावर 2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप देखो k कहाँ पे है, 3 के ऊपर, 2 के ऊपर कुछ नहीं है तो वो 2 ही रहेगा, और k की अलग अलग वैल्यू अब मुझे रखनी है। ऐसे ही मैं प्लस करूंगा, यहाँ पे अगला सेट होगा मेरा 2 + 3 की पावर 3, और यही काफिला, यही सिलसिला चलेगा कहां तक, टिल वी गेट, ठीक है, टिल वी गेट कितना, टिल वी गेट यहां पे आप लिखोगे 2 + 3 की पावर 11। अब इसको सॉल्व करने का देखो तरीका क्या है, और आई थिंक अगर आप पहला वाला कर लोगे दूसरा वाला भी आसानी से कर पाओगे। तरीका बहुत सिंपल है, आप क्या करेंगे, टर्म्स को अलग अलग कर देंगे, तो 2 + 2 + 2 प्लस एंड सो ऑन टिल कितना हो जाएगा, टिल ही हो जाएगा 11 टर्म्स तक, ठीक है। ऐसे 11 बार आप लिखेंगे, ये ब्रैकेट में अलग कर दिया मैंने, और क्योंकि बीच में एडिशन साइन है तो यहां लिखा मैंने प्लस
अब इधर पे आपका बन जाएगा 3 पावर 1 प्लस 3 पावर 2 प्लस 3 पावर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमने लगा दिया प्लस कहां तक, टिल 3 पावर 11 तक। ये क्लियर है जी सर। चलिए अब ये आपने पढ़ा है कि अगर जीपी हो और आर की वैल्यू 1 हो तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे यहां पे इक्वल्स टू 2 इंटू 11, सीधा सीधा जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार, तो 2 इंटू 11। ठीक है, इसको आप अगर किसी जीपी या एपी के लॉजिक से नहीं भी सोचोगे तो खुद भी अगर सोचोगे, 2 को आपने 11 बार लिखा है तो वो 2 इंटू 11 के बराबर ही होगा। प्लस आगे आ रहा है अपना एक जीपी, ठीक है, जिसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे S11 का, क्योंकि 11 टर्म्स है, जो कि हो जाएगा 3 इंटू व्हाट इज योर आर इज 3 दैट इज मोर देन 1, तो आप लिखोगे 3 पावर 11 माइनस 1 दैट इज r पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 दैट इज r माइनस 1। ब्रैकेट में चाहो तो यहां फॉर्मूला स्पेसिफाई कर सकते हो कि Sn इक्वल टू कितना, a ब्रैकेट के अंदर r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, और यहां पे आप कॉमन लगा के लिख सकते हो कि हेयर a इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 11। ये ब्रैकेट क्लोज। मैंने फॉर्मूला भी बता दिया और मैंने वैल्यूज भी बता दी, कोई अगर क्रॉस चेक करना चाहे तो मेरे कैलकुलेशन से कर सकता है। चलिए अब इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे तो 2 इंटू 11 करने पे आपको मिलेगा 22, वेरी सिंपल, प्लस 3 इंटू यहां पे आपको करना है 3 पावर 11 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज 2। ठीक है, कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। अब आप चाहें तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो आपको एलसीएम कितना मिलेगा, तो सर ये मिलेगा 44 प्लस 3 पावर, अगर अंदर भी लेना चाहें तो आप बोलेंगे इसको 3 पावर 12, क्योंकि 11 में एक मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 12 अपॉन 3 इंटू 1 इज 3 होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहां पे इसको आप और फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो हाफ ऑफ व्हाट इज 44 माइनस 3 दैट इज 41 प्लस 3 पावर 12। नो नीड ऑफ फाइंडिंग व्हाट इज 3 पावर 12, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना लिखोगे तो भी आपका आंसर पूर्णतः करेक्ट माना जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। यहां पे 11 टर्म थी तो आपने r की पावर 11 लगाया, क्योंकि 11 टर्म थी, 3 की पावर 11 तक है, 1 2 3 से लेकर, तो 11 टर्म्स होती हैं पूरी की पूरी। ठीक है ना। चलिए कुछ लोग क्या बोलेंगे, सर 11 है, एक ही है, 11 माइनस माइनस 10 तो 10 टर्म हुए ना मेरे भाई, गिन लो। 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, 3 पावर 4, 3 पावर 5, 3 पावर 6, 3 पावर 7, 3 पावर 8, 3 पावर 9, 3 पावर 10, 3 पावर 11। एक और चीज, जब आप माइनस करते हो तो दोनों में से एक ही को चुनते हो, है ना। जैसे अगर आप 12 में से 2 माइनस कर रहे हो तो 12 माइनस 2 इज 10, और लेकिन जब आप गिनोगे 12 और 2 के बीच का गैप तो कुछ और आएगा, है ना। तो वो आपको ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्चुअली कहता क्या है, माइनस करने का मतलब क्या होता है। चलिए ये हो गया फर्स्ट पार्ट, क्लियर है जी सर। इसको आप अगर फर्दर कुछ सिंप्लीफाई करना चाहें तो भैया देश स्वतंत्र है। अब आ जाते हैं दूसरे वाले पार्ट पे। दूसरा वाला पार्ट आपसे nth टर्म तक कह रहा है, देखो कितना कह रहा है, 1 से लेकर n तक कर दो। तो दूसरे वाले पार्ट को जब मैं लिखूंगा तो बेसिकली मेरा यहाँ पे सवाल जो होगा वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि ये हो जाएगा 3 पावर 1 माइनस 2 पावर 1। ठीक है, अब खुदा के लिए इसको सॉल्व मत कर देना वरना आपका पैटर्न नहीं बन पाएगा। ठीक है, प्लस क्योंकि यहाँ पे हमने साइन कौन सा लगाया है, साइन लगाया है सिग्मा का, विच मीन्स सबको ऐड करना है। अब पावर 1 होगा, नेक्स्ट हो जाएगी पावर 2, तो 3 पावर 2 माइनस 2 पावर 2। ठीक है, फिर आप कर दोगे प्लस, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3 पावर 3 माइनस 2 पावर 3 एंड सो ऑन। अब ये मामला कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पे आप करोगे प्लस, फिर लगाओगे 3 डॉट और आप लिख दोगे यहाँ पे प्लस ब्रैकेट के अंदर 3 पावर n माइनस 2 पावर n। अब एक काम करो, इसको भी आप ब्रेक कर दो जैसे आपने पिछला वाला किया था। तो उसमें क्या था, उसमें से 3 पावर 1 प्लस 3 पावर 2 प्लस 3 पावर 3 एंड सो ऑन टिल यहाँ पे आप लिखोगे 3 पावर n। इधर पे अगर मैं 2 की बात करूं तो माइनस ऑफ 2 पावर 1 माइनस ऑफ 2 पावर 2 माइनस ऑफ 2 पावर 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे आपने लगाया माइनस 3 डॉट टिल माइनस ऑफ 2 पावर n। ईज ऑफ सॉल्विंग के लिए चलो यहाँ तो सीधी सीधा Sn का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लो तो आपके पास यहाँ हो जाएगा। देखोगे अगर Sn का फॉर्मूला यूज करोगे तो पहले अपन काम करते हैं, सबको एक जैसा बना लेते हैं। तो 3 पावर 1 3 पावर 2 प्लस 3 पावर 3 एंड सो ऑन टिल 3 पावर n
माइनस, अगर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर अब सब टर्म्स हो जाएंगी पॉजिटिव, दैट इज 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 एंड यहाँ पे प्लस करके 3 डॉट, दैट इज प्लस, यहाँ पे लास्ट हो जाएगा 2 पावर n। दोनों ही जीपी हैं और जिसका पहला टर्म है 3 उसका पहला टर्म है 2, इसका कॉमन रेशियो है 3 उसका कॉमन रेशियो है 2, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ भी n है यहाँ भी n है, तो अपन कुछ ज़्यादा इसमें खास करेंगे नहीं, केवल सीधे सीधे Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो Sn के हिसाब से हो जाएगा 3 इंटू, क्योंकि ए होता है a इंटू, अब क्योंकि r की वैल्यू 3 है मतलब 1 से ज़्यादा है, तो आप लिखोगे 3 पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 दैट इज 2। ये क्लियर है जी सर? माइनस यहाँ पे आप करोगे तो 2 इंटू 2 पावर n माइनस 1, ठीक है, अपॉन 2 माइनस 1 दैट इज 1। चलिए अब आप क्या करेंगे इसको, तो पहले तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो आप इसको लिखोगे 3 पावर n माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा हो गया है ना, माइनस 3 अपॉन 2। इधर पे आप करेंगे तो माइनस ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा 2 पावर, ये काम करो पहले ले लो एलसीएम ताकि इजी हो जाए सॉल्व करना। तो जब एलसीएम लोगे तो क्या करना पड़ेगा सर, इधर 2 है इधर 1 है, तो इंटू 2 कर देते हैं ऊपर नीचे, तो हमारा एलसीएम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो केवल 2 था वो 2 2 जा हो जाएगा, 4 इंटू 2 पावर n माइनस 1 अपॉन 2। अच्छा 4 लिखने की जगह पैटर्न को ब्रेक ना करने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 2 एक था, एक और आ गया तो 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब अगर आप इसको फर्दर और आगे सॉल्व करने की चेष्टा करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे आप 3 पावर n प्लस 1, ठीक है, माइनस 3, और अब आगे देखो क्या होगा, आगे होगा सर माइनस ऑफ, ये कितना है देखो, माइनस साइन 2 की पावर 2 है और ये 2 की पावर n, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ 2 पावर n प्लस 2। प्लस 2 क्यों आया? क्योंकि n पहले से था, 2 साथ में आ गए, ये फिर माइनस माइनस अंदर हो जाएगा प्लस, और आपको मिलेगा 2 पावर 2, और इन सब के आगे आप लगा दो एक हाफ, क्योंकि ये हाफ क्या है, ये डिनोमिनेटर में, जिसको मैं आलस्य के कारण लाइन खींच के नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना, चाहे ऐसे लिख लो चाहे नीचे अपॉन 2 लिख लो, बात बराबर है, क्योंकि अब आप एलसीएम ले चुके हो, ठीक है। चलिए थोड़ा फर्दर इसको सॉल्व करते हैं और खत्म करते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ, अंदर आएगा यहाँ पे 3 पावर n प्लस 1 माइनस 2 पावर n प्लस 2 माइनस 3, और ये प्लस 4 है क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो माइनस 3 प्लस 4 मतलब आपके पास बचेगा केवल प्लस 1। इज दिस क्लियर? ये कैसे आया? हाँ जी सर, कहीं कोई आपत्ति तो नहीं? जरा से भी नहीं सर। चलिए अब करते हम स्क्रीन को क्लियर। ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था, लेकिन अगर आप एक दो बार ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे तो इजीली आपसे फिर सारे बन जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा वैरायटी नहीं है। अब ये देखो, यहाँ आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना है इस दिए गए सीक्वेंस का। चलिए सीक्वेंस जो अभी मुझे दिख रहा है वो बेस्ट पॉसिबल सूटेबल फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि होल स्क्वायर आ रहा है। अब होल स्क्वायर आएगा तो हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? तो मेरा पहला कार्य होगा कि इस होल स्क्वायर को सॉल्व करना। वो कैसे होगा? तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर, अगर मैं आपको एक करके दिखा दूंगा बाकी सारे खुद ही कर लोगे, प्लस बी स्क्वायर, ये कैसे आया, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस 2, अब a यानी पहली टर्म दैट इज x, 2ab, b यानी दूसरी टर्म, ये हो गया 1/x। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x से x कैंसिल, केवल आपके पास 2 बचेगा। तो जो पहला ब्रैकेट है जब मैं उसको ओपन करूंगा तो मैं खाली इतने में लिखूंगा अपना आंसर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इन अ ब्रैकेट प्लस 2। ऐसे अगर आगे कंटिन्यू करें हम सिलसिला तो यहां हम लिखेंगे प्लस, ये हो जाएगा x पावर 4, क्योंकि देखो x था तो पावर डबल हो गई, स्क्वायर हो गई, 4 की पावर हो जाएगी, यहाँ 2 की पावर हो जाएगी 4, 1/x पावर 4 प्लस यहाँ भी आएगा 2, क्योंकि ऐसे ही चीजें कैंसिल होंगी जैसे पिछले वाले में हुई थी। फिर प्लस करोगे, अब पावर 3 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगी 6 प्लस 1/x पावर 6, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2। और ये कब तक चलेगा सिलसिला? ये चल रहा है फॉर n टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे प्लस, यहाँ पे लिख दोगे n टर्म्स, ठीक है। ध्यान से देखना इस सवाल को, अगर नहीं समझोगे फिर उलझ जाओगे, ठीक है। फिर बोलोगे सर ये ऐसे क्वेश्चंस क्यों ही कराते हो भैया, अब हैं तो करने पड़ेंगे। अब इसके होंगे 3 पार्ट। पहला पार्ट जहां पे हम इस नेचर के पावर, इस नेचर के टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, x पावर 4, x पावर 6 एंड सो ऑन, x पावर 8 होगा अगला ऑब्वियसली फॉर n टर्म्स, ठीक है।
ये क्लियर है जी सर। सेकेंड जो होगा हमारा पार्ट, उसमें जो ये डिनोमिनेटर में पावर आ रही है वो सब इकट्ठा होंगी, तो प्लस यहाँ पे आप करोगे 1/x² प्लस 1/x पावर 4 प्लस 1/x पावर 6 एंड सो ऑन फॉर n टर्म्स, ठीक है। और तीसरा पार्ट जो होगा इसमें, जो कि रिलेटिवली इजी मामला होगा, वो होगा भैया ये जो सारे 2 आ रहे हैं ना, उनको भी तो इकट्ठा करना पड़ेगा, वो बेचारे कहाँ जाएंगे, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन, ये भी कितना फॉर n टर्म्स। तो मुझे 3 जगह पे सम करना है, ठीक है। फॉर्मूला अपना क्या रहेगा, तो सबसे पहले देख लो, क्योंकि आपको x नहीं पता तो आप ये नहीं जानते कि भैया रेशियो जो है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, तो हम यहाँ पे सिंपल जो हमारे पास फंडा है, फॉर्मूला है, वही यूज करेंगे कि a यानी x² इंटू r की पावर n। अब ये कितने टर्म्स है भैया, तो आपका r अगर आप देखोगे तो x² डिवाइड बाय x करोगे तो x आएगा, ठीक है। अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो आपकी क्या आएगा, r x², ठीक है। तो आप करोगे r टू द पावर n, जितने भी टर्म्स हैं, तो r ये हो गया आपका r, और फॉर्मूले के हिसाब से इसकी पावर में n -1 इन अ ब्रैकेट, ये हो गया आपका a इंटू r पावर n -1 अपॉन, नीचे क्या आएगा सर, नीचे आएगा x² -1। ये कहाँ से आया सर, यहाँ पे अगर आप देखोगे आपका कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है सर, x की पावर 4 डिवाइड बाई x²। तो अगर मैं यहाँ पे निकालूँ पहले वाले का कॉमन रेशियो, तो वो कुछ इस प्रकार निकलेगा, कैंसिल होगी पावर, केवल x² आएगा। फॉर्मूला कहता है a इंटू r पावर n -1 अपॉन r -1, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, ये n टर्म्स के लिए था। चलिए अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे प्लस a हो गया आपका 1/x², कॉमन रेशियो अब अगर आप इसका भी निकालोगे तो उसके लिए भी अगर आप रफ वर्क में जाना चाहोगे तो देखो 1/x पावर 4 और 1/x²। गणित का नियम कहता है ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज, नीचे वाले का रेसिप्रोकल। तो ऊपर वाले फ्रैक्शन की पावर एज इट इज, नीचे वाले का रेसिप्रोकल, तो x² ऊपर 1 नीचे, तो ये हो गया 1/x², ठीक है ना। मिल गया अपन को अपना कॉमन रेशियो। हाँ जी सर, कॉमन रेशियो को हम यहाँ पे यूज करेंगे। कॉमन रेशियो क्या होगा भैया, a इंटू 1/r टू द पावर n -1, ये हो गया आपका फॉर्मूले के हिसाब से a इंटू r पावर n -1 अपॉन 1, ये r -1, यही होगा ना फॉर्मूला, r -1 यहाँ भी किया, r -1 यहाँ भी किया, और ये हो जाएगा प्लस 2n मतलब नंबर ऑफ टर्म जितनी बार 2 आ रहा है, ठीक है। चलिए अब जितना अपन से सॉल्व होता है उतना अपन करते जा रहे हैं, थोड़ा इसको अपन आगे बढ़ाते देखते हैं, कुछ चीजें कैंसिल अगर हो पाएंगी तो हम उसको बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो यहां समझना, सबसे पहले यहां पे क्या होगा सर, इधर पे आ जाएगा x², अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो x² अंदर x की पावर 2n -1, ठीक है, होल डिवाइड बाय x² -1, ठीक है। इतना क्लियर है जी सर। इधर पे अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/x², ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर 1 की पावर n लगा लो, 1 ही होगा, 1/x की पावर 2n -1, ये आ गया इधर ब्रैकेट के अंदर क्लोज, होल डिवाइड बाय 1 -x² अपॉन x²। ये क्या हुआ, मैंने नीचे वाले फ्रैक्शन का एलसीएम ले लिया। आई एक्सपेक्ट कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, नहीं दिख रहा तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या किया, ऊपर पावर n को अंदर लेके आए तो 1 पावर n इज 1, और ये x की पावर 2n हो जाएगा, साथ में है -1, 1/x² ऐसे ही चल रहा है। नीचे 1/x² -1 था, आपने लिया एलसीएम तो हो गया 1 -x² अपॉन x², ठीक है, और ये साथ में प्लस 2n अभी भी चल रहा है। तो अब हमारा कार्य क्या हो जाएगा, अब हमारा ये जो दिया हुआ हमारे पास जो भी आ रहा है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का हमारा एक एजेंडा बनता भी है ना, कि भैया ऐसे फॉर्म में तो नहीं छोड़ सकते, जितना सिंप्लीफाई हो रहा है उतना तो करना ही चाहिए। आपकी भी यही राय है ना, ठीक है ना। चलिए अब यहां देखिए हम क्या करेंगे। हाँ, एक चीज कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि सर क्योंकि यहाँ 1/x² तो हम ये भी कह सकते हैं कि इधर पे r <1 है, तो हम इसकी जगह वो <1 वाला फॉर्मूला यूज करें तो दैट इज 1 - rn अपॉन 1 - r करें तो वो भी कर सकते हो।
आपकी सुविधा के लिए मैं वो लिख भी देता हूं ताकि अगर आपको इजी लगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि r की वैल्यू लेस देन 1 है, तो यहां कहीं लिख लो r इज लेस देन 1। मुझे कैसे पता, क्योंकि 1/x² आ रहा है, ठीक है। अब x की कोई भी वैल्यू रख लो, उसको 1 समथिंग करोगे तो 1 से लेस ही आएगा, ये तो बहुत क्लियर सी बात है। हद से हद जब 1 होगा तब हो सकता है, तो अगर उस फॉर्मूले को भी यूज करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस कितना लिखा था अपन ने ब्रैकेट के अंदर, सर ये हो गया था 1/x² होल पावर n। हाँ, इससे आपका जो सॉल्विंग वाला काम है ना वो थोड़ा सा इजी तो हो जाएगा, ये तो मैं भी मानूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो जब आप एलसीएम लेंगे, फिर जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, फिर खासकर एलसीएम वाले पार्ट में इधर पे आपको मिलेगा 1 माइनस x⁻2n और नीचे इधर मिलेगा आपको x² माइनस 1/x², ठीक है। चलिए, थोड़ी सी जगह भी अपन अरेंज कर लेते हैं, तो मैं काम कर रहा हूं, ये ऊपर वाला पार्ट जो जहां पे मैंने इसको एक्सपैंड किया था इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। और आपकी दृष्टि के लिए, आपके ईज ऑफ दिखने के लिए मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं कि मुझे मिला क्या है, ठीक है, जिसको अगर नीचे वाला पार्ट ना दिख रहा हो तो। चलिए, तो मैं एक बार दोबारा ऊपर लिख रहा हूं, फिर नीचे वाला पार्ट प्रोबेबली इरेज कर दूंगा। तो मुझे यहां पे मिल रहा है x² यानी a इंटू फॉर्मूले के हिसाब से r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 यानी x² माइनस 1, ठीक है। इधर पे मिल रहा है प्लस 1/x², दिस इज a इंटू, यहां से अगर मैंने एलसीएम लेना है तो मुझे मिलेगा x की पावर 2n, या पहले अगर मैं ओरिजिनल फॉर्म में लिखूं फिर आपको बताऊं तो 1 माइनस 1/x², ठीक है। ये आ गया a डिवाइड बाय 1 माइनस 1/x²। क्लियरली यहाँ पे हमने दोनों केस में अलग अलग फॉर्मूला यूज किया, एक जगह पे r माइनस 1 वाला किया, दूसरी जगह पे 1 माइनस r वाला किया। ये मैंने नीचे जो लिखा था उसी को हूबहू ऊपर सेम लिखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो। अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करके जितना सिंप्लीफाई हो सके, भैया देखो मेरा काम है या हम सबका काम है कि चीजें जितनी सिंप्लीफाई हो सके उतना बेहतर है। तो देखो क्या क्या हो सकता है, सर x² अंदर आया x⁻2n माइनस 1, आप चाहे तो x² को अंदर ले जाएं, पर अगर उससे कुछ एडवांटेज हो रहा है तो ही x² माइनस 1, ये तो ठीक है। दूसरा वाला जो बड़ा सा दिख रहा है पहले उसको जरा अपन निपटाते हैं ना, प्लस हमने लिखा 1/x², इधर आया एलसीएम लेने के बाद x⁻2n माइनस 1, ठीक है, होल डिवाइड बाय x⁻2n। इज दिस क्लियर? जी सर। और नीचे इसके आ रहा है, नीचे इसके आ रहा है x² माइनस 1 अपॉन x², ठीक है, प्लस इनके साथ चल रहा है अभी भी 2n। चलिए, इस वाले को अभी भी मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, कुछ खास जब तक मुझे ऐसा नहीं कि सब कुछ सेटल ना हो जाए तब तक अपन नहीं करेंगे। पहला अपना ध्यान रहेगा कि ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है इसको जरा ठीक किया जाए, होल अपॉन x² माइनस 1। इसको आप चेक करो तो ये हो जाएगा प्लस 1/x² is getting multiplied with x⁻2n माइनस 1/x², x की पावर 2n माफ कीजिएगा, इनटू, अब आप यहां पे देखो यहां क्या होगा, सर ये नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आप बोलोगे x² अपॉन x² माइनस 1, ठीक है, प्लस 2n। अब यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल होंगी, जैसे सबसे पहले यहाँ पे जो चीज कैंसिल होगी वो ये कि ये वाला x² इस x² से कैंसिल, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। अब इसके पास एक x² एक्स्ट्रा है, ठीक है, और अगर आप एवेल्युएट करो इनको, अब अगर आप और सिंक में लेके जाओ तो आपको क्या मिलेगा, सर यहाँ मिलेगा x² इंटू x की पावर 2n माइनस 1, ठीक है, अपॉन x² माइनस 1। यहाँ पे आप क्या करोगे, प्लस करोगे, इधर पे आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 2n माइनस 1, ठीक है, और इसके नीचे आ जाएगा x की पावर 2n, ठीक है, इंटू x² माइनस 1 प्लस 2n। इतना क्लियर है? अब आप चाहें तो इसका एलसीएम या कुछ कॉमन लेने की जो भी आपको मिल रही है ऑप्शंस वो ले सकते हैं ताकि आपका थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। तो जब आप कॉमन लोगे तो देखो क्या बचेगा, और कॉमन किसको लेना भैया, सबसे बड़ा टास्क तो वही होता है किसी भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए कि क्या क्या कॉमन लेना है, सर उसी में तो कंफ्यूजन है। चलिए यहाँ देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए,
एक्स स्क्वायर दोनों के पास नहीं है तो कॉमन नहीं आ सकता। हाँ, एक्स की पावर 2n माइनस 1 दोनों के पास है तो कॉमन ले लो, क्या दिक्कत है भैया, 2 बार लिखने की जगह एक ही बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको चाहे तो ब्रैकेट में बंद कर दो ताकि कहीं भाग ना जाए। 2n, अच्छा -1 नीचे, देखा मैंने -1 ऊपर लिख दिया। एक्स की पावर 2n माइनस 1 ये आ गया एक बार। ठीक है, और नीचे हम ले रहे हैं कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के कॉमन लेने के बाद, सर इधर बचेगा केवल एक्स स्क्वायर और इधर बचेगा +1 अपॉन एक्स की पावर 2n, ऐसा कुछ। ठीक है, और यहाँ प्लस हो रहा है साथ में 2n। जितना हो सके भैया सिंप्लीफाई, लालच मोह माया आपको पता है अपन को है ही नहीं, अपन खाली सवाल को इजीली निपटाने का प्रयास करें। तो यहाँ देखो एक्स की पावर 2n माइनस 1 एक बार। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे सॉल्व करने के लिए तो आपको मिलेगा एक्स की पावर 2n इंटू एक्स स्क्वायर +1। ठीक है, होल यहाँ पे आ गया ये एलसीएम लेने के बाद, इसके नीचे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके नीचे आ गया एक्स की पावर 2n, और ये +2n अभी भी चल ही रहा है क्योंकि ये तो जब तक होते रहेगा तब तक चलते रहेगा। एक्स की पावर 2n माइनस 1 एक ब्रैकेट में, इधर पे x की पावर 2n प्लस 2 हो जाए क्योंकि जब बेस m हो तो पावर ऐड हो जाती है, +1 ये नीचे है भैया ध्यान रखना, अपॉन होल डिवाइड बाय x पावर 2n इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इससे ज़्यादा सॉल्व करने की अगर आपके पास सहन शक्ति है तो कंटिन्यू करो, देखो कुछ कैंसिल वैंसल हो रहा है तो करो, जितना मुझे समझ में आ रहा है फिलहाल तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इसी सूरत हाल पे छोड़ के इस सवाल को खत्म मानकर से क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ स्क्रीन को क्लियर एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 12th एंड आई थिंक अब तक के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके समक्ष आ चुका है। ठीक है, एक चीज जो यहाँ पे स्पेशल ट्रिक लगेगी वो आपको पहली बार तो यहाँ मुझे समझानी पड़ेगी और उसके बाद फिर सवाल का जवाब निकलेगा। और इस भारी भरकम सवाल के लिए ही, मतलब इस भारी भरकम सवाल के होने की वजह से हम इस सेशन को इस क्वेश्चन के बाद एंड करेंगे, फिर अगले सेशन में और क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। चलिए कहानी को समझना भैया, आपको यहाँ पे दिया है कि ये जो सीरीज है इसका सम निकालो। अब अगर आप यहाँ पे नॉर्मल निगाहों से देखोगे इसको तो इसमें आपको कहीं जीपी का कुछ दिखाई नहीं देगा। एक बार के लिए कुछ लोग बोलेंगे सर एक्स वाले अलग कर लो वो जीपी में है, कुछ बोलेंगे सर वाई वाले अलग कर लो वो जीपी में है। ठीक है भैया, तो ये जो साथ में एक्स वाई वाले हैं या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले हैं इनका क्या होगा, उसकी बात आपको सोचनी पड़ेगी। तो इस सवाल में लगनी है एक स्पेशल ट्रिक, उस ट्रिक को जरा ध्यान से देखना। क्या होगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे जो पहली टर्म है पहले जरा उसको देखो क्या कर रहा हूँ। तो पहली टर्म थी मेरी x प्लस वाई, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x माइनस वाई से और डिवाइड कर रहा हूँ x माइनस वाई से। ऐसा क्यों, क्योंकि सर अगर मैंने इसको सिर्फ मल्टीप्लाई किया तो गणित के हिसाब से मुझे वो सारी टर्म्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहली चीज तो। सेकेंड थिंग, वो मेरे पूरे ओरिजिनल क्वेश्चन को ही चेंज कर देगा। पर अगर मैं किसी गिवन एक्सप्रेशन में सेम चीज मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, इट इज लाइक देकर छीन लेना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 है उसमें मैं 3 मल्टीप्लाई करके उसको 3 से डिवाइड कर दूं, आंसर क्या आएगा 2। तो कर ही क्यों रहे हो भैया, यहां तो नंबर्स थे इसलिए आपको आंसर दिख गया, पर यहां पे आपको दिखेगा एक पैटर्न आफ्टर दिस स्पेशल थिंग। ठीक है, और ये ऐसा नहीं सिर्फ इधर ही होगा, यहां पे मैं करूंगा प्लस, इधर पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और अब देखो यहाँ पे पैटर्न की बात आती है तो ये मत कर देना कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ना, ये भी माइनस होगा एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई और एक्स माइनस वाई से डिवाइड। ऐसे ही जो आपकी थर्ड टर्म है उसमें भी यही पैटर्न चलेगा, एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल था और इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं एक्स माइनस वाई और इसी में डिवाइड कर दूंगा मैं x माइनस वाई। इससे हुआ क्या कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन मैंने किया वो मैंने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने क्वेश्चन को मतलब कैसे कि थोड़ा मॉडिफाई भी कर लिया और उसको हिलाया भी नहीं, मैथमेटिकली थोड़ी कुछ हिला, ये तो अभी भी कैंसिल हो कि जो क्वेश्चन था वही चल रहा है। अब इसका इंपैक्ट देखो,
सबसे पहले टर्म की यदि मैं बात करूं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई, चलने दो, ठीक है, प्लस अगर आप इसकी बात करो कक्षा 9वीं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में आप पढ़ चुके हो कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, अपॉन एक्स माइनस वाई। अब आप इसको और कंटिन्यू करोगे, इधर जब ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे देखो एक्स क्यूब इंटू एक्स हो जाएगा एक्स पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करोगे एक्स क्यूब वाई हो जाएगा। ऐसे ही इसको भी जब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे, सब कुछ कैंसिल होने के बाद पैटर्न को चेक करो, आपके पास क्या बचेगा, x4 माइनस y4 होल डिवाइड बाय x माइनस वाई, एंड यहां पे यही सिलसिला चलता रहेगा फॉर n टर्म्स। अब इसमें अगला काम क्या करेंगे, हम इसमें से जो डिनोमिनेटर है उसे अलग कर लेंगे, तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई एज कॉमन डिनोमिनेटर आउटसाइड। इनसाइड वी वुड हैव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4। अब अगर आप सोच रहे थे कि सर इन दी एंड रिजल्ट तो वही आया, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन भैया कुछ मैथमेटिकल लॉजिक भी तो टीचर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, ये थोड़ी रट के जाओगे कि डायरेक्टली यहां से यहां पहुंच गए, ठीक है। एग्जाम में भैया गणित में रटने का कोई हिसाब तो होता नहीं है। अब ये समझना 1 अपॉन एक्स माइनस वाई एज इट इज। अब यहां पे मैं जब टर्म्स को अलग अलग करूंगा तो शायद मुझे 2 जीपी मिल जाए, एक मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 एंड सो ऑन, दूसरी मिलेगी माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ वाई क्यूब माइनस ऑफ वाई पावर 4 एंड सो ऑन। इज दिस क्लियर? जी सर। अब अगर आपको इतना कुछ हो गया है, इतना कुछ आपने देख लिया है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ सकें, ठीक है। चलिए, तो इसको अब मैं क्या कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं और आ रहा हूं अपने मेन सॉल्विंग वाले पार्ट पे, जहां पे हम जीपी का लॉजिक यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। सर एक चीज बताओ, ये हमें कौन बताएगा एग्जाम में किससे मल्टीप्लाई करना किससे डिवाइड करना है? एक व्यक्ति है जिसका नाम है पीरेक्टिस। इससे अगर आप रोज मिलेंगे, इसके साथ रोज अगर आप 1-2 घंटे बिताएंगे, या ये जो एक्टिविटी है इसको करते हुए अगर आप रोज 1-2 घंटे बिताएंगे, मान लीजिए गणित को आपने 1 घंटा दे दिया रोज, तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लगेगी वो आपको चुटकियों में समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अंदर मेरे पास क्या था सर, एक था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3 प्लस एक्स पावर 4 एंड सो ऑन। दूसरा मेरे पास आया था माइनस साइन के साथ, तो मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये देखो, अब अगर मैं इसको ब्रैकेट में डाल दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, एंड सो ऑन को भी डालना भैया ब्रैकेट में, वरना तुम भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये माइनस इधर और ये इधर, वाई स्क्वायर प्लस, क्योंकि मैंने माइनस साइन सबसे कॉमन ले लिया है तो कुछ इस प्रकार का मामला बनेगा, और ये ब्रैकेट बंद और ये बड़ा ब्रैकेट बंद, क्योंकि वो बड़ा ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कॉमन अभी भी है जिंदा। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई एज इट इज। यहाँ पे हमें क्योंकि वेरिएबल मिला है, हमें नहीं पता है कि r की वैल्यू लेस देन 1 है या क्या, तो हम यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज a इंटू 1 माइनस कितना होगा आपका, ये क्या बोलते हैं उसको अपन, r। देखो सर r हो जाएगा x और उसकी पावर हो जाएगी n होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। अगर वेरिएबल हो तो इस तरीके के चीजें, इस तरीके सॉल्व करना आपको ज्यादा इजी पड़ता है, ठीक है। माइनस यहाँ पे आप लोगे वाई स्क्वायर, अंदर आ जाएगा 1 माइनस वाई पावर n, ठीक है, होल अपॉन यहाँ पे आप करोगे 1 माइनस वाई। चलिए, अब क्या करें, जितना सॉल्व हो रहा था उतना हमने कर दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। अगर ये वाला फॉर्मूला ना लेके मैं दूसरा वाला भी लूंगा तो भी मुझे कुछ खास फर्क एज इफ तो नहीं पड़ने वाला, टू बी ऑनेस्ट। कंटिन्यू अब हम करें इसको, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई एज इट इज, ठीक है। इधर ब्रैकेट के अंदर अब मैं एक्स स्क्वायर को अंदर ले जाऊं तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर n प्लस 2 होल अपॉन 1 माइनस एक्स। इज दिस क्लियर? जी सर। यहां पे आप करोगे माइनस साइन अंदर ले जाओगे, ये तो वाई स्क्वायर माइनस वाई की पावर, देखो 2 और n जुड़ जाएगा तो n प्लस 2 हो जाएगा। कृपया 2n मत लिख देना भैया, वरना गड़बड़ हो जाएगी। और ये माइनस साइन जो ऐसे ऊपर जैसे हवा में लटक रहा है,
वो बेसिकली इधर बीच में है, ठीक है। तो ध्यान रखना उस चीज़ का, कहीं आपने ये चीज़ मिस कर दी तो आप पूरा ही कैलकुलेशन आपका रॉन्ग कर दोगे। होल डिवाइड बाय 1 माइनस वाई और ये ब्रैकेट क्लोज। हाँ, इसके आगे अगर आप करना चाहें तो भैया देश स्वतंत्र है, हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन मेरे हिसाब से इतना करना ही काफ़ी, क्योंकि इसके बाद की पूरी मेहनत कुछ खास रिजल्ट आपको देगी नहीं। इतना कुछ ऐसा मैजिकल सिमिट्री या मैजिकल सिंप्लीफिकेशन नहीं हो जाएगा जिसमें कि आपको कुछ बढ़िया सी आनंद की अनुभूति हो जाए। तो मेरी राय यही रहेगी कि इसको यहीं पे रोक दें, खत्म कर दें और आप स्क्रीन क्लियर करके आज के सेशन के समाप्ति की घोषणा करते हैं। चलिए भैया, अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, 2 मिनट और बस, फिर अपने अपने घर निकल लेंगे अपन। जानकारी ये है कि भैया हमारे जो YouTube चैनल है उस पर इतने सारे सेशंस और लेक्चर्स हैं, लेकिन यही सारे सेशंस और लेक्चर्स आपको हमारे YouTube चैनल के अलावा वेबसाइट और ऐप पे भी दिख जाते हैं, ठीक है। आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि आपको अगर नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे तो बहुत सारे आपके काम के सेशन छूट जाएंगे आपके निगाहों से, ठीक है ना। और सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको मिलता है बहुत सारा फन लर्न कंटेंट एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशंस, या फिर कुछ और अगर सीबीएसई के नए सर्कुलर्स आते हैं तो हमारे सारे वर्टिकल्स आपको सतत हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे। वो जिम्मेदारी पूर्णतः हमारी है। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि पूरी शिद्दत और लगन से मेहनत करनी है और अच्छा स्कोर करना है, अपने माँ बाप की सेवा करनी है, दोस्तों को सपोर्ट करना है, सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहना है, एंड यस अपनी तबीयत का बहुत सारा ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले, मतलब वो तो हर समय आते ही रहते हैं, अब तो आजकल हर महीने एग्जाम होते हैं, पर लेकिन तबीयत का ध्यान रखोगे तो पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन इन द पार्ट 2 ऑफ दिस सेशन ओनली। ऐसे ही और क्वेश्चंस करेंगे अपन। सी यू सून, बाय बाय।